टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम ईज़मेंट एंड इट्स काइंड्स पढ़ेंगे। ईज़मेंट का जो ये टॉपिक है ये टॉट के अंदर आएगा आपको, टॉट के सेकंड पार्ट में, और ये टॉपिक मैंने न्यू कोर्स के स्टूडेंट के लिए बनाया है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक। The word easement comes from old language Latin and French. It has around for a long time, even before modern laws were made. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो easement का लफ्ज़ है वो लैटिन में और फ्रेंच वर्ड से निकाला गया, और इधर ही लैटिन और फ्रेंच में ज़्यादा यूज़ भी होता था। जबकि लॉ बन भी चुका था, लॉ बनने से पहले भी ईजमेंट एग्जिस्ट करता था। ये बातें मैंने इंट्रोडक्शन में लिखी हैं। Let's first understand something basic. When a person owns a piece of land or house, they usually have full control over it. They can build, plant trees or make changes to it now, no ever they want. यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ईजमेंट को एक्सप्लेन किया। ईजमेंट में क्या होता है कि हमने पहले ये बोलना है कि पहले आप समझ लें कि ईजमेंट होता क्या है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। दूसरी लाइन में मैंने ये लिखा है कि जब कोई इंसान कोई प्रॉपर्टी, कोई लैंड या प्रॉपर्टी या कोई घर ओन करता है, उसके पास उसका राइट होता है, यानी कि वो मालिक होता है उस लैंड का या घर का या किसी भी चीज़ का, तो उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे क्या फ़ायदा ये होता है कि उसके पास फुल कंट्रोल आ जाता है उस प्रॉपर्टी का या लैंड का। कंट्रोल आने के बाद क्या कर सकता है इंसान, कि वो इंसान उस लैंड पे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकता है, कोई दरख्त लगा सकता है या किसी भी तरह की चेंजेस कर सकता है जैसा उसका दिल चाहे। ये बातें यहाँ पे लिखी है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं। But sometimes a person needs to use someone else's land for a special reason. For example, walking through someone's land to reach their own house. This special permission or right is called easement. ठीक है, अब मैंने क्या किया कि फर्स्ट लाइन्स में मैंने ईजमेंट को एक्सप्लेन किया कि ईजमेंट जो है बहुत पुराना अल्फाज है, लॉ बनने से पहले भी ये यूज़ होता रहा है। ठीक है, उसके अलावा सेकंड पैराग्राफ में मैंने ये एक्सप्लेन किया कि अगर किसी इंसान के पास कोई प्रॉपर्टी है, वो उसके पास उस प्रॉपर्टी का फुल कंट्रोल है, तो वो उस प्रॉपर्टी पे हर तरह की चेंजेस कर सकता है जैसा उसका दिल चाहे। लेकिन जब मैंने थर्ड पैराग्राफ की बात की तो यहाँ पे मैंने ये बताया कि अगर आप किसी और की प्रॉपर्टी यूज़ करते हो किसी भी रीज़न की वजह से, रीज़न क्या हो सकती है, क्या पता आप उसकी प्रॉपर्टी से वॉक थ्रू कर रहे हो। मिसाल के तौर पर ये 2 घर हैं, ठीक है, ये 2 घर हैं, अब इनके दरमियान एक और घर है। अब इसी घर के साथ ही यहाँ पे घर नहीं बना हुआ है, लेकिन ये किसी की लैंड है, ना ये मालिक है इस लैंड का, ना ये मालिक है। इस लैंड का जो मालिक है वो कहीं और रहता है। तो अब ये जो लोग हैं दोनों, या इनमें से कोई एक, मिसाल के तौर पे ये नहीं अगर यूज़ करता लैंड, ये वाला जो पर्सन है जो इस घर में रहता है वो इस लैंड को अगर यूज़ करना चाहेगा तो वो क्या करेगा, इस लैंड से रास्ते को यूज़ करेगा कहीं और जाने के लिए, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता है ही नहीं मेन रोड तक पहुंचने के लिए। तो वो इस बंदे के लैंड को यूज़ करेगा। लेकिन कैसे करेगा, वो उस बंदे से परमिशन भी ले सकता है जिसकी लैंड है कि क्या हम आपके लैंड से गुज़र सकते हैं। तो ये चीज़ जो होती है ईजमेंट, क्योंकि इसमें आप बेसिकली किसी और से परमिशन लेके उनकी लैंड को यूज़ करते हो। किस पर्पज़ के लिए, चाहे आप वॉक करने के लिए यूज़ कर रहे हो या किसी भी और मकसद के लिए यूज़ करो, तो इन चीज़ों पे आपको परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ पे आपका फुल कंट्रोल नहीं होता, तो इस चीज़ को हम कहते हैं ईजमेंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या लिखा गया। इन पाकिस्तान ईजमेंट्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड एक्सप्लेन्ड अंडर द लॉ कॉल्ड ईजमेंट एक्ट ऑफ 1982। एंड पे जाके आपने ये बताना है कि जो पाकिस्तान है उसके अंदर ईजमेंट के जो राइट्स हैं, यानी कि कौन कौन लोग ईजमेंट को यूज़ कर सकते हैं, कि लोगों के पास राइट्स होते हैं, वो सारे राइट्स आपको ईजमेंट एक्ट ऑफ 1882 में मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने अच्छा सा करके इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन आउट कर देना है। अब हम इसके रेलेवेंट सेक्शंस देख लेते हैं। रेलेवेंट सेक्शन में सेक्शन 4 है, आपने डालना है। सेक्शन 4 के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी वो भी आपको इस वीडियो के साथ साथ समझने को मिलेंगी। सेकंड पॉइंट में मैं लिखा है सम पार्ट्स ऑफ लिमिटेशन एक्ट ऑल्सो अप्लाई। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो भी इस ईजमेंट में अप्लाई होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो ईजमेंट पढ़ रहे हैं, लिमिटेशन एक्ट का क्या इसमें रोल अदा होता है। बेसिकली ईजमेंट से क्या होता है कि आप किसी और की लैंड से गुजर सकते हो, किसी और की लैंड को यूज़ कर सकते हो विद परमिशन। लेकिन लिमिटेशन एक्ट का भी रोल अदा ईजमेंट में इसलिए हो रहा है कि क्या आपके पास कितना राइट है किसी की लैंड को यूज़ करने का, कितना आपके पास लिमिट है, ठीक है, कितनी लिमिट है आपके पास। तो इसलिए ये लिमिटेशन एक्ट भी अप्लाई होता है। यानी कि लिमिटेशन एक्ट ईजमेंट्स के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगा देता है कि आप इतने वक्त तक यूज़ कर सकते हैं, इतने वक्त तक नहीं यूज़ कर सकते। तो इसलिए ये एक्ट भी इसके साथ रिलेट करेगा और ये भी आएगा। फर्दर मोर अगर आप पार्ट 5 से कोई बच्चा देख रहा है
तो पार्ट 5 में लिमिटेशन एक्ट के ऊपर पूरी की पूरी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आपको इनकी वीडियो लिंक मैं टॉप पे यहाँ पे आई का साइन शो हो रहा होगा, उस पर मैं इसके लिंक्स सारे लगा दूंगी, जिसमें मैं लिमिटेशन एक्ट को एक्सप्लेन करूँगी और इससे रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं सब एक्सप्लेन आउट करूँगी। ठीक हो गया। अब हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ याद रख लें, जब आप ईजमेंट एक्ट तो ऑब्वियसली एक्सप्लेन करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में अगर आपने लिमिटेशन एक्ट को भी एक्सप्लेन कर दी, इससे क्या होगा, आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। आप पार्ट 3 के अंदर ही पार्ट 5 का एक कोर्स एक्सप्लेन आउट करेंगे, इससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट आपके पार्ट 5 के टॉपिक में आया है। नेक्स्ट हेडिंग में मूव ऑन करते हैं, मीनिंग ऑफ ईजमेंट। ईजमेंट को पहले आपने एक्सप्लेन आउट करना है, फिर उसकी डेफिनेशन देनी है। जब भी आपने नोट किया होगा, जब भी मैं कोई नोट्स बनाती हूँ तो मेरे नोट्स में इंट्रोडक्शन के बाद रेलेवेंट प्रोविजन होता है, रेलेवेंट प्रोविजन के बाद सीधा मीनिंग और डेफिनेशन आती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप हेडिंग्स डालोगे, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि मीनिंग डालते नहीं, डायरेक्ट डेफिनेशन डाल देते हैं और बाकी की हेडिंग्स डाल देते हैं। मैं उससे हमेशा कहती हूँ कि जितनी ज़्यादा आप हेडिंग्स डालोगे, डिवाइड करके अपने आंसर को लिखोगे, आपको अच्छे मार्क्स उस तरह से मिलेंगे। तो इसलिए आपने मीनिंग और डेफिनेशन, जितनी ज़्यादा आप हेडिंग्स ऐड करोगे, आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर देखता है कि आपने कितनी बारीकी से है कि एक चीज़ को डिटेल से लिखा है, तो उससे भी आपको मार्क्स में बूस्ट मिलता है। ईजमेंट मीन्स हैविंग द राइट टू यूज़ समवन एल्सेस लैंड फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न। ईजमेंट का मतलब होता है किसी और की राइट को यूज़ करना विद परमिशन। किस लिए यूज़ करना? क्योंकि आपको ज़रूरत है उनकी लैंड की। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ ईजमेंट आप डाल दें। यहाँ पे कम से कम मैंने 3 डेफिनेशन डाली है, इनमें से जो भी आपको आसान लगती है आप डाल दें। तो पहली डेफिनेशन मैंने ब्लैक स्टार डिक्शनरी की डाली है। ब्लैक स्टार डिक्शनरी ये कहती है, इट इज़ अ लीगल राइट टू यूज़ लैंड दैट बिलोंग्स टू समवन एल्स। यानी कि ये जो ईजमेंट है, ये एक तरह का लीगल राइट है, यानी कि लॉ से मिला हुआ राइट है, जो एक इंसान को मिलता है। यानी कि एक इंसान है जो लॉ से मदद लेके किसी की लैंड को यूज़ करता है विद परमिशन, इसको हम ईजमेंट कहते हैं। ठीक है। ऑक्सफोर्ड लॉ डिक्शनरी क्या कहता है? पर्सन हु ओन्स वन पीस ऑफ लैंड कैन यूज़ अनदर नियर बाय पीस ऑफ लैंड फॉर सम बेनिफिट। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पर्सन जो है, कोई लैंड यूज़, उसके पास एक लैंड है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो किसी और की लैंड अगर यूज़ कर रहा है किसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए, किसी फ़ायदा उठाने के लिए किसी और की लैंड यूज़ कर रहा है परमिशन के साथ, तो इसको भी हम ईजमेंट कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उस बंदे के पास ऑलरेडी लैंड्स हैं बहुत सारी अपनी, बट वो फिर भी किसी और की लैंड यूज़ कर रहा है क्योंकि उसको कोई बेनिफिट चाहिए उसकी लैंड से, यानी कि कोई रास्ता नहीं है उसकी लैंड से गुजरने का, तो वो किसी और की लैंड यूज़ करके वॉक थ्रू कर रहा है, उसकी लैंड से गुजर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन पे भी ईजमेंट लगती है। अब ये नहीं कह सकते ईजमेंट सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिनके पास प्रॉपर्टी या लैंड नहीं होती, ऐसा नहीं होता। ईजमेंट हम सिर्फ तभी यूज़ करते हैं जब हमें कोई मजबूरी हो, हमें लगे कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय उस बंदे की लैंड को यूज़ करने का, तो ऐसे सिचुएशन पे हम ईजमेंट को यूज़ करते हैं। थर्ड डेफिनेशन है ईजमेंट एक्ट 1882 से, यानी कि जो ईजमेंट एक्ट है उसके अंदर ईजमेंट की क्या डेफिनेशन लिखी है वो पढ़ते हैं। इफ़ यू ओन और यूज़ लैंड एंड टू एन्जॉय इट बेटर यू नीड टू डू समथिंग और someone else land like walk through it, that's called an easement। यहाँ पे ये कह रहे हैं if you own or use a land and to enjoy it better you need to do something or on someone else land like walk through it, that is called easement। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास लैंड है, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक बंदे के खेत है, ठीक है, ये दूसरे बंदे के खेत है। अब मसला ये है कि एक और बंदा भी है यहाँ पे, सही है। अब ये जो लैंड है ना, ये वाली और ये वाली और ये वाली सारी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। ये बंदा कहता है कि मेरी ये वाला जो ओनर है ना, ओनर, इसके लैंड में वाटर नहीं आता, ठीक है, ये क्या करेगा, पानी यहाँ से इस तरह से आ रहा है, ये क्या करेगा, इस बंदे से भी और इस बंदे से भी ईजमेंट राइट लेगा और उनसे कहेगा कि आप मेरे लैंड तक इस तरह से, मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप मेरे लैंड तक इस तरह से एक पानी को आने दें ताकि मेरे खेत को भी पानी मिले। तो ये भी एक ईजमेंट राइट बनता है। इसके अलावा भी हम एक और ईजमेंट राइट दिखाती हूँ आपको, एक है वॉक थ्रू ईजमेंट राइट। वॉक थ्रू क्या होता है कि यहाँ पे कुछ रास्ते बने हुए हैं चलने वाले, लेकिन इस बंदे की खेत में कोई रास्ता नहीं है। ये क्या करेगा, इन दोनों से परमिशन लेगा कि क्या मैं आपकी लैंड से गुजर सकता हूँ दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए। तो ये क्या करेंगे कि ये दोनों बंदे इसको ईजमेंट राइट देंगे कि हाँ ठीक है, आप हमारी लैंड से गुजर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों एग्जांपल आपको क्यों समझाए, क्योंकि जो ईजमेंट एक्ट है वो ये कहता है कि आपको ईजमेंट तभी मिल सकती है जब आप किसी लैंड को वॉक थ्रू के लिए यूज़ कर रहे हो, पानी के मकसद के लिए यूज़ कर रहे हो, किसी मकसद के लिए यूज़ कर रहे हो, तभी आपको ईजमेंट राइट आसानी से मिल सकता है। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे जाते हैं।
मेन एलिमेंट्स ऑफ ईजमेंट, यानी कि ईजमेंट के लिए कौन से एलिमेंट्स यूज होने चाहिए वो हम अब रीड करेंगे. मेन एलिमेंट्स ऑफ ईजमेंट. To understand easement, we need to know two important terms, that is dominant tenement and servient tenement. This is the land that gets the benefit. The person who owns this land is the dominant owner. Servient tenant. This is the land that carries the burden, is being used by someone else. The person who owns this is the servient tenant. Basically होता क्या है ना, अब ये दो लैंड्स हैं, ठीक है. अब इसके पास लैंड पे इस तरह से रास्ता है और ये रास्ता इस तरह से बाहर जा रहा है मेन रोड पे. इसके पास रास्ता नहीं है, तो ये बंदा क्या कौन होगा? डोमिनेंट टेनमेंट, ठीक है. अब ये जो डोमिनेंट टेनमेंट है, ये वाला बंदा होगा जिसके पास रास्ता नहीं होगा लैंड से गुजरने का. अब ये सर्विएंट टेनमेंट से पूछेगा कि क्या मैं आपकी लैंड से गुजर सकता हूँ, और सर्विएंट टेनमेंट उसको इजाज़त देगा ईजमेंट की कि ठीक है तुम ईजमेंट यूज़ कर लो, यानी कि मेरी लैंड को यूज़ कर सकते हो रास्ते के लिए. यानी कि जो ये रास्ता है फिर ये अपने लैंड के साथ इस तरह से लगवा देगा और ये यूँ करके ये पूरी लैंड यहाँ से लेके यहाँ तक रास्ते के लिए यूज़ होगी. इससे क्या होगा कि जिस बंदे की लैंड से रास्ता यूज़ हो रहा है उस पर बर्डन आ जाएगा क्योंकि उसकी लैंड को यूज़ किया जा रहा है, और फ़ायदा किसकी लैंड को मिलेगा? फ़ायदा डोमिनेंट को मिलेगा क्योंकि वो दूसरे की लैंड को यूज़ कर रहा है रास्ते के लिए. तो ये चीज़ें भी आपको जहन में रखनी होगी ईजमेंट को समझने के लिए, ठीक है. ये सारा था डोमिनेंट टेनमेंट का और सर्विएंट टेनमेंट. अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे मूव ऑन करते हैं. इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ ईजमेंट. अब ईजमेंट की क्या खास क्वालिटीज़ हैं, क्या खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, वो हम लिखते हैं. आपको एग्जाम पेपर में आ सकता है डिफाइन द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईजमेंट, तो आपने उसमें भी ये डाल देना. अगर उन्होंने फीचर्स ऑफ ईजमेंट बोला तब भी हमने यही पॉइंट्स डालने हैं जो यहाँ पे लिखे हैं. पहला पॉइंट है यहाँ पे नॉट ऑटोमेटिक. A person doesn't automatically get the easement right. They must either get it by agreement or by long use or through law. अब ये क्या होता है कि ईजमेंट आपको बटन दबाने से नहीं मिलता, ठीक है. आपको या तो परमिशन लेनी पड़ती है. देखो ये दो लैंड है ना, इसकी लैंड से रास्ता है. अब इसकी लैंड से रास्ता यूं करके गुजरा है इस तरह से. अब आपको ईजमेंट इस तरह से मिल सकती है कि आप ये कह सकते हो इसके मालिक को कि मैं इस लैंड से गुजर के तकरीबन 20 ईयर्स से या 20 या 30 ईयर्स से मैं कम से कम ये रास्ता यूज़ कर रहा हूँ गुजरने के लिए, ठीक है. उन्होंने परमिशन नहीं ली थी लेकिन फिर भी रास्ता यूज़ कर रहे थे, तो ये भी एक ईजमेंट बन सकती है. कल को अगर ये बंदा कोर्ट में इसको ले जाता है तो ये कह सकता है कि मैं इस रास्ते को पिछले 30 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है. उसके अलावा ईजमेंट हासिल करने का ये तरीका है कि आपको कोई एग्रीमेंट करना पड़ेगा इस मालिक के साथ कि मैं आपकी लैंड को यूज़ कर रहा हूँ रास्ते के लिए, ठीक हो गया. एग्रीमेंट के थ्रू भी आप कर सकते हो. अगर एग्रीमेंट से भी नहीं होता तो आप लॉ की मदद से भी दूसरे बंदे की लैंड से रास्ता निकलवाने के लिए मदद ले सकते हो, ठीक हो गया. तो ऑटोमेटिक नहीं होता, आपको कुछ चीज़ें करनी है जिसमें कौन कौन सी बातें मैंने बताई हैं कि एक आप काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हो लैंड. दूसरी चीज़ आप एग्रीमेंट कर लो साथ वाली लैंड के साथ कि मुझे आपकी लैंड को यूज़ करना है, आप मुझसे एग्रीमेंट कर ले ईजमेंट वाला. तीसरी ऑप्शन है कि आप लॉ की मदद ले लें. तो इन तीनों को यूज़ करने से आपको ईजमेंट मिलेगी, ऑटोमेटिकली वो नहीं मिलती, ठीक हो गया. 2 lands are needed. There must be 2 different pieces of land, one that benefits and the one that used. यहाँ पे ये कहना है कि ईजमेंट ऐसे थोड़ी आपको मिलेगी कि अपनी ही लैंड को आप ईजमेंट बना लें, ऐसे नहीं होता. ईजमेंट के लिए क्या करना होता है कि एक मालिक होना चाहिए, एक और लैंड होनी चाहिए जिसका मालिक कोई और होना चाहिए. यानी कि अगर दोनों लैंड के मालिक आप खुद ही हैं तो वो ईजमेंट थोड़ी ना हो, या आप खुद ही मालिक हैं, आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत तो नहीं है. लेकिन अगर लैंड दूसरी है किसी और मालिक की और आपको उसकी लैंड से गुजरना पड़ रहा है तब जाके वो ईजमेंट बनेगा, ठीक है. यानी कि एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो अपनी लैंड यूज़ करवाए, जो सर्वेंट हो, और एक ऐसा बंदा हो जो लैंड के लिए बेनिफिट हासिल करे, यानी कि इसकी लैंड को यूज़ करके उसको फ़ायदा मिले. डोमिनेंट टेनमेंट होना चाहिए वहाँ पे, तब ही वो ईजमेंट होगी, ठीक है. तो यहाँ पे ये बातें लिखी गई कि 2 लैंड का होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे डोमिनेंट और सर्वेंट टेनमेंट की मौजूदगी दिखे. Must benefit the land. The easement should help make the dominant land more useful and comfortable. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लैंड्स आप बना रहे हैं इस तरह से, ठीक है, वो डोमिनेंट को हेल्प भी करे, कंफर्ट भी दे. यानी कि अगर आप किसी से, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देती हूँ, ये 2 लैंड्स हैं, ठीक है. अब आप फ़ायदा तो ले रहे हो साथ वाले की लैंड से, लेकिन अगर उसकी लैंड को यूज़ करते हुए आपको तकलीफ़ें आ रही हैं, रास्तों में चलते हुए मुश्किलें आ रही हैं,
या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ईजमेंट पर कंफर्टेबल ईजमेंट नहीं होगी, शायद आपको फ्यूचर में वो ईजमेंट तोड़नी पड़े और किसी और के साथ जो है ईजमेंट बनानी पड़े, यानी कि किसी और की लैंड यूज़ करना पड़े। तो कोशिश करें ईजमेंट वही बनाएं जो आपको लॉन्ग टर्म मदद कर सके, ऐसा रास्ता हो जो आपको फ़ायदा दे सके, आपको नुकसान ना दे। पता चले आप इस रास्ते को यूज़ कर रहे हैं, आपके बार बार गाड़ी के टायर भी पंचर हो रहे हैं, वो रास्ता ठीक ना हो, सेफ़ ना हो, ठीक है, तो वो ईजमेंट सही नहीं होगी। ईजमेंट का मतलब देखो, ईज से ही आपको पता चल रहा है कि आप अपने लैंड के लिए एक ईजी सोल्यूशन ला रहे हो, एक सहूलत ला रहे हो, एक आसानी ला रहे हो, इसलिए इसको हम ईजमेंट कहते हैं। लेकिन अगर ईजमेंट इस तरह की हो जो आपकी लैंड आपको उस तरह गुजार तो रही है दूसरे की लैंड से, लेकिन आपको तकलीफ़ें दे रही हैं, तो वो फिर ईजमेंट सही से नहीं होगी, उसको कंसीडर फिर ईजमेंट नहीं किया जाएगा। बाद में फिर फ्यूचर में आपको वो शायद एग्रीमेंट तोड़ना पड़ जाए, क्योंकि आपको नुकसान हो रहा है अगली की लैंड को यूज़ करके, ठीक है। तो बेसिकली लैंड से फ़ायदा हासिल हो, ईजमेंट हासिल हो, यानी कि आसानी हासिल हो, तभी वो ईजमेंट कंसिडर की जाएगी। मस्ट हैव द लैंड नॉट जस्ट द पर्सन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ईजमेंट का मतलब ये तो नहीं होता कि सिर्फ उस इंसान को ही फ़ायदा पहुँच रहा है। ईजमेंट का मतलब ये है कि उस लैंड को भी फ़ायदा पहुँचे किसी और की लैंड को यूज़ करने का। मिसाल के तौर पे, एक तो रास्ते की एग्जांपल तो मैंने दी हुई है, लेकिन अब मैं पानी की एग्जांपल देती हूँ। अगर इस बंदे की लैंड पर पानी नहीं आ रहा, लेकिन इसके दूसरे बंदे की लैंड के साथ ही एक ट्यूबवेल जुड़ा हुआ है, यानी कि पानी वाला एक बड़ा सा एक पाइप लगा हुआ है, ठीक हो गया। अब ये क्या करेगा, इससे परमिशन लेगा, ईजमेंट लेगा और कहेगा कि अपना पानी जो है अगर तुम अपनी लैंड में डालते हो, साथ में मेरे लैंड में भी डाल दो। ईजमेंट उसके साथ करता है, तो इससे क्या होगा कि उस बंदे के साथ साथ उस लैंड को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। पानी आएगा उसकी लैंड में, तो क्या होगा, फसलें अच्छी उगेंगी, अच्छे फ्रूट्स उसके भी बिकेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको लैंड को भी फ़ायदा देना है, तभी वो ईजमेंट सही मानी जाएगी, ठीक हो गया, कि सिर्फ उस इंसान को नहीं बल्कि उस लैंड को भी फ़ायदा पहुँचे। डिफरेंट ओनर्स, द टू लैंड्स मस्ट बी ओन्ड बाय डिफरेंट पीपल। अब मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर आप खुद ही दोनों लैंड्स के मालिक हो तो वो ईजमेंट ना हुई। लैंड्स के मालिक अलग अलग होने चाहिए ताकि ईजमेंट के लिए आपको परमिशन लेनी पड़े दूसरे बंदे से, तब ही वो चीज़ ईजमेंट कहलाई जाएगी। इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि लैंड्स के जो ओनर हैं वो डिफरेंट होने चाहिए एक दूसरे से। इट मस्ट बी अ रियल राइट, द ईजमेंट शुड बी समथिंग रियल लाइक अ पाथ, लाइट और एयर, नॉट जस्ट एन आइडिया। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ईजमेंट सिर्फ एक आइडिया नहीं होना चाहिए कि बस आपने बैठे हैं दो बंदे, उन्होंने आइडिया लगा लिया कि मैं इसकी लैंड को यूज़ करूँगा, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ईजमेंट यूज़ करने के लिए करना ये है कि आपके पास कोई रीज़न होना चाहिए कि मेरे लैंड पे रास्ता नहीं आ रहा, एक ये रीज़न है, मेरे लैंड पे पानी नहीं आ रहा, ये दूसरा रीज़न है, मेरी लैंड में हवा नहीं आ रही, दूसरे बंदे से कह सकता है कि आप अपनी जो कंस्ट्रक्शन है उसको हटा दें ताकि मेरी लैंड पे हवा पहुँचे या मेरे घर तक हवा पहुँचे, तो एक ये रीज़न भी है। तो ये 3 रीज़न अगर होंगी तो आपको ईजमेंट मिलेगी, वरना बेवजह बेतुक की चीज़ों पर ईजमेंट नहीं मिलती। तो ये राइट्स होने चाहिए कि यानी कि 3 राइट्स होने चाहिए। यहाँ पे पहला राइट है रास्ते का, दूसरा राइट है पानी का और तीसरा राइट है एयर का। ये 3 राइट्स होंगे तो आपको आराम से इंशाल्लाह ईजमेंट मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नो एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर सर्विएंट ओनर। द person who owns the land being used should not have to spend money to maintain the easement। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सर्विएंट है जो अपनी लैंड दे रहा है ईजमेंट के लिए, यानी कि ये बंदा है जिसकी लैंड ऐसे ऐसे रास्ता गुजर है, ठीक है, यूँ करके ये पूरा रास्ता इस तरह से निकल रहा है इसकी लैंड से। अब ये रास्ता करते 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 ये कहता है, ये इसको कहता है कि मेरे लैंड पे भी रास्ता बनवा दो ताकि मैं गुजर सकूं। तो ये इसको ईजमेंट की तरह इस तरह से उसको ईजमेंट दे रहा है कि उसकी लैंड पे भी रास्ता बना दिया। अब क्या होगा कि अगर इसने इसकी लैंड को डैमेज किया तो जो सर्विएंट ओनर है वो अपनी लैंड पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए कोई पैसा नहीं लगाएगा, बल्कि जिस बंदे ने डैमेज किया, यानी कि अगर डोमिनेंट टेनेंट जिसने जो फ़ायदा उठा रहा है दूसरे की लैंड से, अगर इसने कोई भी इसकी लैंड में गलत हरकत की, कुछ भी डैमेज किया, तो इसी के ऊपर ही सारी ड्यूटी आएगी कि वो उस लैंड को ठीक करे। यानी कि सर्विएंट ओनर यानी कि जो बंदा है जो अपनी लैंड सर्व कर रहा है, दे रहा है यूज़ करने के लिए, वो कोई भी फालतू खर्चे अपनी लैंड पर नहीं कराएगा डोमिनेंट टेनेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, खुश करने के लिए। ये बात यहाँ पर लिखी है कि no extra cost of for servant tenants, the person who owns the land being used should not have to spend money to maintain the easement। ठीक है, कि इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि उस बंदे के रास्ते को मेंटेन करने के लिए पैसा लगाए, बल्कि जो बंदा यूज़ कर रहा है रास्ते को, यानी कि डोमिनेंट टेनेंट यूज़ कर रहा है, अगर उसको एतराज़ है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो साथ वाले की लैंड पे अपने गुजरने के लिए रास्ते को बेहतर करे। सर्वेंट की ड्यूटी नहीं बनती, उसने तुम्हें इजाज़त दे दी है, यही काफ़ी है। तो ये बात यहाँ लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉट टू बिग। The easement should not take over the whole servient land।
इट शुड जस्ट अलाउ अ स्मॉल राइड लाइक पासिंग थ्रू। यहाँ पे कह रहे हैं कि ईजमेंट के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि अगले बंदे की पूरी लैंड को यूज़ करना पड़े। ईजमेंट के लिए आपको जस्ट एक पासिंग थ्रू की ज़रूरत है। पासिंग थ्रू का मतलब है कि राइट आपको मिल जाए कि आप उसकी लैंड से गुजर सको या पानी को गुजार सको, इसको हम पासिंग थ्रू कहते हैं। यानी कि आपको सिर्फ पासिंग थ्रू के लिए ईजमेंट चाहिए। आपको ज़रूरी नहीं कि आप ईजमेंट ले रहे हो कि आप दूसरे बंदे की लैंड पे कब्जा कर लो, इसलिए ईजमेंट नहीं दी जाती। ईजमेंट इसलिए दी जाती है कि आप अगले की लैंड से या तो गुजरो या उसकी लैंड को पानी के ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करो। यानी कि उसकी लैंड पे पानी आ रहा है तो उसकी लैंड से अपने लैंड में पानी लेके आओ, इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो, या रास्ते के लिए या एयर के लिए। तो आप उसकी लैंड पे कब्जा करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते ईजमेंट को। ये बात यहाँ लिखी है। नो राइट्स फॉर द सर्वेयर ओनर। Once easement is given, the surveyed owner cannot demand that it must continue forever. Only the dominant owner can stop it. यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस बंदे ने अपनी लैंड दी है कि इस लैंड को यूज़ करके आप रास्ता अपने लिए निकाल लो या पानी के लिए रास्ता निकाल लो, तो जिस बंदे ने लैंड दी है यानी कि जो सर्वेड ओनर है, जो सर्व कर रहा है अपनी लैंड, तो उसके पास ये राइट नहीं है कि वो अगले बंदे से कह सकते कि तुम इतने साल तक यूज़ करो। ऐसा नहीं होगा। ये डोमिनेंट टेनेंट की मर्ज़ी है, यानी कि जो लैंड को यूज़ कर रहा है उसकी मर्ज़ी होगी कि वो कितने वक्त तक इस लैंड को यूज़ करेगा। तो ये बातें यहाँ लिखी गई हैं। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे मूव ऑन करते हैं, वो है टाइप्स या काइंड्स ऑफ ईजमेंट की। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स आएंगी। अब हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं। लेट्स लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईजमेंट इन सिंपल वर्ड्स। पहला है हमारे पास पॉजिटिव ईजमेंट, दूसरी है नेगेटिव ईजमेंट। देखते हैं कितनी टाइप्स हैं। और अगली है कंटिन्यूस ईजमेंट and discontinuous easement, apparent easement and non-apparent easement, easement of necessity, urban easement, rural easement, subordinate easement। ये तो काफ़ी सारी हैं। अब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट लेते हैं कि कौन कौन सी easement है और सारी easement का क्या मतलब है। ठीक है। पॉजिटिव की नेम से ये आपको समझ आ जाएगा कि पॉजिटिविटी है इसमें किसी तरह की, यानी कि आप किसी की लैंड को गलत नहीं से यूज़ नहीं कर रहे, कोई नुकसान नहीं दे रहे, तो इस तरह की ईजमेंट को हम पॉजिटिव ईजमेंट कहते हैं। अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। दिस गिव्स अ पर्सन द राइट टू डू समथिंग और समवन एल्सेस लैंड, फॉर एग्जांपल वॉकिंग थ्रू समवन्स लैंड टू गेट टू योर ओन हाउस। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव ईजमेंट है, से आप फ़ायदा लेते हो अगले की लैंड से। कैसे फ़ायदा है कि आप अगर इस बंदे की लैंड से रास्ता बाहर की तरफ जाता है और आपकी लैंड पे रास्ता नहीं जा रहा, आपके यहाँ पे घर बना हुआ है, तो आप क्या करोगे कि इससे ईजमेंट लोगे, यानी कि ईजमेंट एग्रीमेंट इससे करोगे और अपना रास्ता इस तरह से निकाल के अपने घर तक ले आओगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप बहुत आसानी से अपने घर तक पहुंच जाओगे दूसरे की लैंड को यूज़ करके। तो ये क्या हो रहा है कि आपको एक पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है। तो ये पॉजिटिव ईजमेंट हुई। ठीक है। आप इसमें वॉक थ्रू के अलावा पानी की या वाटर की भी एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, कि अगर आपकी लैंड पे पानी नहीं आता तो आप दूसरे की लैंड से हेल्प लेके, यानी कि ईजमेंट करके उसके पानी अपने लैंड तक ला सकते हो। तो ये भी एग्जांपल आप इसमें डाल सकते हो। अब नेगेटिव ईजमेंट देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है। दिस गिव्स अ पर्सन द राइट टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग ऑन देयर लैंड। एग्जाम्पल, यू स्टॉप योर ओनर फ्रॉम बिल्डिंग समथिंग दैट ब्लॉक्स सनलाइट टू योर होम। अब नेगेटिव ईजमेंट से क्या होता है कि आपका देखो ये लैंड बनी है, ये लैंड बनी है। ठीक है। अब ये बंदा क्या कर रहा है, आपका इस तरह से घर बना हुआ है इस लैंड पे, और इस तरह से ये घर बना है। अब ये क्या करता है साथ वाला नेबर, कि अपने घर में तामीर थोड़ी बड़ी करने लगता है। आप इसको ईजमेंट राइट भेजते हो कि जो तामीर आप कर रहे हो ये बड़ी मत करो क्योंकि मेरे घर में सनलाइट नहीं आ रही। ये नेगेटिव किस तरह से हुई कि आप अपना फ़ायदा देख रहे हो लेकिन अगला बंदे का नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसने तो कंस्ट्रक्ट करनी है, उसको शायद कोई रेंट पे लगानी हो बिल्डिंग, इसलिए वो कंस्ट्रक्ट ज़्यादा करे, तो उसको तो नुकसान होगा ना पैसों का। तो इस सिचुएशन पे ये जो ईजमेंट है ये नेगेटिव हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सनलाइट की एग्जांपल भी दे दी है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कंटिन्यूस ईजमेंट। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, द बेनिफिट हैपन्स ऑन इट्स ओन। एग्जांपल, गेटिंग लाइट और फ्रेश एयर थ्रू विंडो। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप दूसरी की लैंड से अगर अब मिसाल के तौर पे मैं आपको थोड़ा आसान करके बताती हूँ। ये एक लैंड है, ठीक है, और ये एक और लैंड है। अब यहाँ से इस तरह से इस डायरेक्शन पे इस साइड से हवा आ रही है, देखो ये हवा के झोंके आ रहे हैं। अब इसकी लैंड से ये हवा इस तरफ आ रही है। ठीक है। तो ये भी क्या हो रहा है कि ये इसकी साइड से आपको आ रही है ना, तो इट मीन्स इस तरह के जो फ़ायदे हैं इस पर कोई रुकावट नहीं है। तो ये कंटिन्यूस ईजमेंट होगी। यानी कि इस तरह की जैसे कि हवा आना या कोई फ्रेश एयर आना, कोई अच्छी सी लाइट आना, इनकी थ्रू कोई अच्छी सी सनलाइट आपकी तरफ आ रही है, या इन्होंने घर ऐसा बनाया है और उस घर की रोशनी आपके घर तक पहुंच रही है और आपको फ़ायदा मिल रहा है। तो इस तरह की जो फ़ायदे हैं ये कंटिन्यूस फ़ायदे होंगे, यानी कि अगला बंदा कुछ करे ना करे आपको फिर भी फ़ायदे पहुंच रहे हैं। तो इस तरह की ईजमेंट को हम कह रहे हैं कंटिन्यूस ईजमेंट, जिसमें फ्रेश एयर की एग्जांपल आएगी और लाइट की। ठीक है। कैसे कि इस बंदे की लैंड की डायरेक्शन से ही
आपको एयर आ रही है तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, इस लैंड को भी फ़ायदा मिल रहा है, इनको भी ठंडी हवा मिल रही है और आपको भी अच्छी फ्रेश एयर मिल रही है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस ईजमेंट होगी। इसमें लाइट और एयर की एग्जांपल आप डाल सकते हो। अगली हेडिंग है डिसकंटिन्यूस ईजमेंट। यू नीड टू टेक एक्शन टू एंजॉय दिस ईजमेंट, यानी कि इस ईजमेंट को हासिल करने के लिए आपको एक्शंस लेने पड़ते हैं। आप कैसे एक्शंस लेने पड़ते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। यू वॉक थ्रू अ नेबर्स लैंड टू रीच योर ओन होम और वेल। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको एक्शन लेना पड़ता है ये ईजमेंट हासिल करने की, यानी कि अब दो लैंड्स हैं, अब इस बंदे की लैंड पर रास्ता है, आपकी लैंड पर रास्ता नहीं है, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको उनको कहना पड़ेगा कि प्लीज़ अपने लैंड से हमारी लैंड में रास्ता बना दें ताकि हम अपने घर तक आराम से पहुंच सकें, या पानी के टैंक, पानी वाले वेल तक आराम से पहुंच सके, ताकि हमारे घर में पानी शॉर्टकट से आराम से पहुंच जाए जैसे आपको पहुंचता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप अगले बंदे के पास जा रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, उससे बात कर रहे हो, ईजमेंट एग्रीमेंट कर रहे हो, तब जाके आपको ईजमेंट मिल रहा है। तो इसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूस ईजमेंट, क्योंकि ईजमेंट को डिसकंटिन्यू इसलिए कहा गया, यानी कि कल को अगर इस बंदे ने कहा कि ये लैंड आप यूज़ नहीं कर सकते, तो शायद आपके ऊपर भी प्रॉब्लम है, आपको फिर कोर्ट जाना पड़े, बहुत सी मुसीबतों से गुजरना पड़े, तो ये डिसकंटिन्यू भी हो सकती है, ठीक है। अब हम दूसरी देख लेते हैं, अपेरेंट ईजमेंट। दिस ईजमेंट कैन बी सीन इजीली बाय एनीवन, देयर इज विजिबल साइन। यहाँ पे कह रहे हैं अपेरेंट का मतलब है जो आंखों से नज़र आ सके, यानी कि दो बंदों की लैंड है और साफ साफ दिख रहा है कि इसकी लैंड से और इसकी लैंड पर एक पाथवे बना हुआ है। साफ साफ सबको दिख रहा है कि दोनों लैंड्स के बीच एक पाथवे बना हुआ है। इसका मतलब साफ है कि ये वाला जो लैंड ओनर है इसके पास रास्ता नहीं है, तो ये इसकी लैंड को यूज़ कर रहा है। कोई भी बंदा जो गुजर रहा है उनकी लैंड के पास से, उनको साफ साफ दिख रहा है कि एक पाथवे बना है, तो इट मीन्स ये एक अपेरेंट ईजमेंट है, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी डाल दिया, क्लियर मार्क पाथ गोइंग थ्रू समवन्स फील्ड, यानी कि आपकी दोनों लैंड्स के बीच एक पाथवे दिख रहा है, तो क्लियरली सारी दुनिया को दिख रहा है आराम से, तो ये अपेरेंट ईजमेंट होगी। अब नॉन अपेरेंट ईजमेंट कौन सी होती है वो देख रहे हैं। तो जो छुपी हुई ईजमेंट होती है उसको कहते हैं दिस ईजमेंट कैन नॉट बी सीन ईजिली। एग्जाम्पल ऑफ वाटर पाइप बरीड डीप अंडरग्राउंड दैट कैरीज वाटर टू योर होम। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पे दो लैंड्स हैं, अब इसकी लैंड पे जो पानी है ना इस तरह से आ रहा है, अब इसने क्या किया, इसको कहा कि प्लीज़ आप पानी जो है मेरी लैंड में लाएं। अब दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने क्या किया कि जो पानी है जो इसकी पाइप से आ रहा है, जो अंडरग्राउंड है, वो पाइप इसने इसकी लैंड में भी डलवा दी है। लेकिन वो जो पाइप है दुनिया को नहीं दिख रहे, क्योंकि पाइप तो अंडरग्राउंड है ना। अंडरग्राउंड होने की वजह से क्या हो गया कि किसी को पता नहीं चल रहा कि ये दोनों जो लैंड्स हैं एक दूसरे के साथ इन्होंने ईजमेंट की हुई है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ नॉन अपेरेंट ईजमेंट, क्योंकि जो पाइप है वो अंडरग्राउंड है, दिख नहीं रहे सामने, तो इसलिए हम कहेंगे अपेरेंट ईजमेंट्स, ठीक है, हो गया। एग्जाम्पल भी मैंने डाल दी पाइप की, आप भी डाल देना पेपर में। नेक्स्ट हेडिंग इज ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी। This is when the law is automatically gives someone the right to use another's land because it is necessary. अब necessity का मतलब है ज़रूरत, यानी कि आप ईजमेंट हासिल कर रहे हो किसी ज़रूरत के लिए, किसी मजबूरी के लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये ऐसी ईजमेंट है जो ऑटोमेटिकली एक इंसान को मिल जाती है किसी ज़रूरत की वजह से, ठीक है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है इफ़ योर लैंड इज सराउंडेड बाय अदर लैंड यू कॉन्ट रीच द रोड, यू गेट द राइट टू वॉक थ्रू योर नेबर्स लैंड। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप देख लें कि आपके पास दो लैंड हैं, ठीक है, और ये जो लैंड है ना इस तरह से सीधा ही ये लैंड मेन रोड पे आ गई है। अब ये मेन रोड का रास्ता है, इस तरह से रोड बनी नहीं है। यहाँ पे मैं आपको उसको थोड़ा और बड़ा करके बना देती हूँ। देखें ये लैंड है और ये लैंड है। ये वाला जो बंदा है ना इसकी जो लैंड है वो इस तरह से सीधा जाके ना मेन रोड को टच होती है और ये मेन रोड आ गई है, ठीक है। पूरी की पूरी जो रोड जा रही है ना ये मेन रोड है, यानी कि यहाँ पे ना गाड़ियाँ इस तरह से चल रही हैं। अब इस बंदे को मेन रोड पे पहुँचना, तो क्या करेगा कि इस बंदे से रिक्वेस्ट करेगा कि आप प्लीज़ मेरे लैंड तक, घर तक इस रोड को बनवा दें, ईजमेंट दे दें। इससे क्या होगा कि ये आराम से मेन रोड तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इसके घर के पास कोई भी रास्ता नहीं है जहाँ से ये मेन रोड तक पहुंच सके, ना ही कहीं पे भी जा सकता है, इसलिए इसको इसकी लैंड यूज़ करनी ही पड़ेगी। तो इस तरह की ईजमेंट को हम कहते हैं ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी, यानी कि इसको ज़रूरत है इसकी लैंड की तब ही ये मेन रोड तक पहुँच सकता है, तो इसको हम कहते हैं ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी। अब दूसरी ईजमेंट देख लेते हैं, वो है अर्बन ईजमेंट। दीज ईजमेंट्स हैपन इन सिटीज़ अराउंड हाउसेज, बिल्डिंग एंड शॉप्स। अर्बन का मतलब भी आपको समझ आ जाना चाहिए कि किसी शहर की बात हो रही है। तो ये जो ईजमेंट है ये आपको घरों में, बिल्डिंग्स में और शॉप्स में देखने को मिलती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसमें कौन सी एग्जाम्पल डालेगी है। राइट्स टू यूज़ पाथ इन शेड बिल्डिंग, यानी कि अगर कोई बिल्डिंग बनी है बड़ी सी, इस तरह से एक बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग में क्या होगा कि अब एक ये बिल्डिंग है और साथ दूसरी भी बिल्डिंग बन गई है। अब
दोनों बिल्डिंग्स जो है ना जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ, इसका मालिक कोई और है, इसका मालिक कोई और है। अब इनके साथ एक सड़क जा रही है इस तरह से। अब ये जो सड़क है ना इस बिल्डिंग की, वो सीधा मेन रोड पे जा रही है और इसके पास भी सड़क है, लेकिन आगे से जाके इनकी लैंड आ जाती है, यानी कि इनकी बिल्डिंग आ जाती है। अब यहाँ पे इन्होंने बिल्डिंग के आगे गेट लगा दिया। अब ये बिल्डिंग वाला क्या करेगा, इस मालिक से कहेगा कि प्लीज़ आप ये जो रास्ता है इसको खोल दें, ताकि हमारे लोग जो यहाँ पे इस बिल्डिंग में रहते हैं वो आराम से आपकी रास्ते को यूज़ करके मेन रोड तक पहुँच जाए। तो इस तरह से भी आप एक बिल्डिंग्स पे भी, शॉप्स के थ्रू भी जो है अपनी ईजमेंट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये बिल्डिंग ना हुई, दुकानें हुई, तो दुकानों में भी आप ये कर सकते हो कि ये जो ये दुकान वाला है, ये दुकान वाला है, एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इस दुकान वाले ने यहाँ पे एक ब्लॉकेज बना दिया। तो ये वाला जो दुकान वाला है वो उससे कहेगा कि प्लीज़ आप ये ब्लॉकेज खोलें, ताकि हमारे साइड, हम इस तरफ वाले जो गेस्ट हैं, लोग हैं, हमारी तरफ भी आ सकें और हमारे साइड वाले आपकी तरफ भी आ सकें। तो इस तरह से भी दुकानों में और बिल्डिंग्स में और हाउसेज़ में आप ईजमेंट ले सकते हो, अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। राइट टू शेयर बिल्डिंग्स, इस तरह से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं रूरल ईजमेंट की। रूरल ईजमेंट हम विलेजेस को कहते हैं, यानी कि जो गाँव देहात में जो लैंड्स होती हैं, तो उसमें किस तरह से ईजमेंट ली जाती है वो आपने बतानी है। दीज हैपन इन द विलेज और फार्म लैंड एरियाज। एग्जाम्पल, राइट टू लेट योर एनिमल ड्रिंक फ्राम द नेबर्स पॉन्ड। यहाँ पे आप फार्म या विलेजेस की अगर आप बात करें तो उसमें आप ज़रूरी नहीं है कि एनिमल्स की एग्जाम्पल, आप उसमें पाइप की एग्जांपल भी दे सकते हो कि पाइप अंडरग्राउंड अगर डलवाने हो दूसरी के लैंड से, कि अगर इसके लैंड पे ऑलरेडी पाइप डले हुए अंदर, तो आप इसकी लैंड से ही अपने लैंड पे डलवा सकते हो गांव में। उसके अलावा पाथ वे बना सकते हो लैंड में, यानी कि इसके लैंड से अपने लैंड पे गुजरने का रास्ता बना सकते हो। उसके अलावा आप इसमें एक और एग्जांपल ये एनिमल्स वाली भी दे सकते हो कि अगर आपके जानवरों के पास पीने का पानी नहीं है, लेकिन अगले बंदे ने बहुत बड़ा सा पाउंड बनाया हुआ है और उसमें पानी बहुत है, तो आप इससे मदद मांग सकते हो, इससे ईजमेंट ले सकते हो कि मेरे जानवरों को आपकी लैंड तक आने दिया जाए ताकि आपकी लैंड से वो पानी पी सकें। तो इस तरह की आप डिफरेंट एग्जाम्पल गाँव वाली डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज सब ordinate easement. This is a smaller easement given when someone already has a main easement. Example, a person walks through a path, main easement, and another person is allowed to graze cows along that same path, subordinate easement. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक बंदे ने ऑलरेडी easement लिया हुआ है। मिसाल के तौर पे ये जो बंदा है ना, इस बंदे ने ऑलरेडी इस बंदे से ईजमेंट लिया हुआ है कि आप अपने रास्ता जो है ना मेरे घर तक निकलवा लें, ताकि मैं भी आराम से यहाँ से मेन रोड तक पहुँच सकूँ। अब ये बंदा ऑलरेडी तो इस ईजमेंट को यूज़ कर रहा है, लेकिन साथ में यही बंदा अपने घर तक जानवरों को, एनिमल्स को, या किसी भी इंसान को या रिलेटिव्स को लाने के लिए इसी रास्ते को भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि खुद भी यूज़ करेगा और इसके जानवर भी इस रास्ते को यूज़ करेंगे, इसके रिश्तेदार भी इस रास्ते को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम सबऑर्डिनेट ईजमेंट कहते हैं, ठीक है। ज़रूरी तो नहीं है कि इसके रिश्तेदार रोज़ ही आते हो, कभी कभार ही आएंगे, तो ऑब्वियसली ये सबऑर्डिनेट ईजमेंट का एक पार्ट बन जाता है। लेकिन मेन ईजमेंट इसके पास ऑलरेडी होती है। मेन ईजमेंट मीन कि ऑलरेडी इसके पास गुजरने का रास्ता होता है, अगले से उसने परमिशन ली होती है, ठीक हो गया। प्राइवेट ईजमेंट अब आ जाती है। ओनली वन पर्सन हैज़ अ राइट टू यूज़ इट। फॉर एग्जाम्पल, ओनली यू हैव द राइट टू वॉक अक्रॉस द नेबर्स फील्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट ईजमेंट में क्या होता है कि आप नेबर से सिर्फ अपने लिए परमिशन लेते हो और नेबर भी सिर्फ आपके लिए ही उस रास्ते को चला देता है, रास्ते को यूज़ करने देता है, लेकिन दुनिया भर का इंसान उस रास्ते को यूज़ नहीं कर सकता, तो उसको हम प्राइवेट ईजमेंट कहते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज़ पब्लिक ईजमेंट। एवरीवन हैज़ अ राइट टू यूज़ ईजमेंट। अब ये वाला जो राइट दुकानों के लिए बड़ा सूट करेगा, यानी कि अगर एक दुकान दूसरी दुकान के साथ जुड़ी हुई है तो उनका साथ जो रास्ता होगा वो पब्लिकली यूज़ होगा, यानी कि दोनों बंदे जो हैं परमिशन एक दूसरे को देंगे कि ठीक है, आप वाले जो यहाँ से जो भी आएगा कस्टमर वो मेरी लैंड पे भी आ सकेगा और मेरी साइड से जो आएगा वो आपकी लैंड पे भी आ सकेगा, तो उसमें पब्लिक इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दें, अ पब्लिक रोड और पाथवे यूज बाय ऑल पीपल, यानी कि इसमें आप कोई भी पब्लिक पाथवे बना लो जिसमें हर तरह के लोग आ जा सकें, तो और वो आपके लैंड से ही गुजरे, तो इस तरह के ईजमेंट को हम कहते हैं पब्लिक ईजमेंट। अब हमारा नेक्स्ट कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक शुरू हो गया, वो है करैक्टरिस्टिक ऑफ ईजमेंट। अब तक हमने जितनी हेडिंग पढ़ी थी, काइंड्स पढ़ी थी, अब हम उसकी करैक्टरिस्टिक पढ़ने लगे हैं, ठीक है। मजीद पहले मैं फीचर्स इसकी बता चुकी हूँ, बट मैं मजीद इसकी अब करैक्टरिस्टिक्स बताने लगी हूँ कि इसमें और क्या क्या खूबियाँ हैं ईजमेंट में। पहली खूबी इसकी ये है, इट इज़ द राइट ओवर अनदर पर्सनस लैंड। करैक्टरिस्टिक इसका ये है कि ये किसी और बंदे की लैंड पे गुजरने का और पानी की ट्रांसफ़र करने का आपको हक दे देता है। ईजमेंट का एक ये फ़ायदा हमें देखने को मिलता है। ईजमेंट इज़ नॉट फॉर योर ओन लैंड बट गिव्स राइट ओवर समवन एल्स लैंड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ईजमेंट आपको अपने लैंड के लिए नहीं मिलती बल्कि किसी और के लैंड के लिए मिलती है, यानी कि आप किसी और की लैंड को यूज़ करके अपने लैंड को फ़ायदा देते हो, ना कि अपने लैंड को ईजमेंट बना के किसी और को यूज़ करने के लिए देते हो, ठीक हो गया।
ये बात आपने लिखनी है। देयर मस्ट बी टू लैंड्स, ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें डोमिनेंट लैंड होनी चाहिए, सर्वेंट लैंड। डोमिनेंट वो बंदा होता है जो बेनिफिट लेता है ईजमेंट का, सर्वेंट लैंड वो होता है जो बीर करता है बर्डन ऑफ ईजमेंट का, यानी कि अपनी लैंड को किसी और को यूज़ करने के लिए दे देता है, रास्ते के लिए, पानी के लिए, तो वो बर्डन उठाते हैं, और जो बंदा यूज़ कर रहा होता है ईजमेंट को, यानी कि जो फ़ायदा उठा रहा होता है, उसको हम डोमिनेंट कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ होना लाजमी है। अगले पॉइंट्स में यहाँ पे लिखा है इट मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ लैंड। यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी आप ईजमेंट लेते हो वो आपकी लैंड को फ़ायदा दे, यानी कि आपकी लैंड पे रास्ता बन जाए किसी और की लैंड की मदद से, या पानी का रास्ता बन जाए किसी और की लैंड की मदद से। ठीक हो गया। इट इज़ परमानेंट, ईजमेंट इज यूजली परमानेंट एंड कंटिन्यूस इवन इफ द ओनर चेंजेस। यहाँ पे कह रहे हैं कि ईजमेंट अक्सर परमानेंट होता है, यानी कि अगर एक मालिक ने ईजमेंट बनाया है तो उसके आगे से उसके जो बच्चे हैं वो भी उसी ईजमेंट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये परमानेंट रह सकता है। ठीक होगा। नेक्स्ट इट कैन नॉट बी पर्सनल, ईजमेंट इज अटैच टू द लैंड नॉट टू अ स्पेसिफिक पर्सन। यहाँ पे कहते हैं कि ईजमेंट जो है किसी स्पेसिफिक इंसान के साथ आप नहीं बनाते, बल्कि आपने एक लैंड के लिए बनाया है, तो उस लैंड के साथ ही उसका कनेक्शन होगा। बेशक आगे से 10 नस्लें चेंज होती जाएँ, आपने जो ईजमेंट ऑलरेडी बनाया है रास्ते का वो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो उसका ईजमेंट का कनेक्शन जो है लैंड्स के साथ होता है, ना कि इंसानों के साथ। इट मस्ट बी लॉफुल, यानी कि जो भी आप ईजमेंट बनाए वो लॉफुल हो, लीगल हो। द पर्पस ऑफ द ईजमेंट मस्ट बी लीगल। ठीक है, यानी कि जो ईजमेंट आप बनाए वो लॉफुल हो, गैर कानूनी तरीके से आप ईजमेंट ना लें, अगले से परमिशन ली जाए, प्रॉपर तरीके से बनाया जाए, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अब रिलेशन विद टॉर्ट, अब आपने ये बताना है कि जो ईजमेंट है उसका क्या रिलेशन होता है टॉर्ट के साथ। ठीक है, wrongful interference, if someone stops to disturb the lawful easement it can be a tort like noises and trespass। यहाँ पे कहने का कोई बंदा आपके लॉफुल ईजमेंट को इंटरप्ट करता है, रोकता है आपको वो लैंड यूज़ करने से, तो ये जो एक्शन है वो टॉर्ट के अंदर आता है। कैसे? टॉर्ट का जो नॉइजेस का जो चैप्टर है और ट्रेसपास का जो चैप्टर है उस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ट्रेसपास का आपने अगर चैप्टर पढ़ा हुआ है, ट्रेसपास की पूरी वीडियो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगी। यहाँ पे एक आई का साइन शो हो रहा है, उसमें मैंने ट्रेसपास एंड नॉइजेस का लिंक लगा दिया, आप जाके देख लें कि ये होते क्या हैं। तो यहाँ पे ये कहने कि अगर आप किसी को ईजमेंट से रोकते हो तो इट मीन्स आप उस पर ट्रेसपास का चार्ज लगा रहे हो या नॉइजेस का चार्ज लगा रहे हो। ठीक है, इस तरह से भी इसमें टॉर्ट कनेक्ट हो जाता है। लीगल एक्शन, द पर्सन अफेक्टेड कैन फाइल अ सिविल केस फॉर कंपनसेशन और टू रिस्टोर द ईजमेंट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिस बंदे का नुकसान हो रहा है उसका अगर ईजमेंट जो है उसने ली थी, अगले से मिसाल के तौर पर उसने पैसे दे के एग्रीमेंट करवाया है। ठीक है, अगले बंदे को पैसा दे रहा है ईजमेंट का। ठीक है, कह रहा है कि मैं तुम्हें लैंड मैं तुमसे लैंड यूज़ कर रहा हूँ लेकिन तुम्हें पैसे दूंगा। तो अब वो बंदा जो उसको पैसे मिल रहे हैं वो खुद ही ज़बरदस्ती इसकी ईजमेंट भी तोड़ दे, यानी कि इसको यूज़ भी ना करने तो उससे पैसे भी ले या इसका कोई और नुकसान कर दे, तो ऐसी सिचुएशन पे जिस बंदे ने ईजमेंट ली थी वो कोर्ट में जाके इसके खिलाफ शिकायत कर सकता है। तो बेसिकली जो ईजमेंट है वो टॉर्ट के अंदर भी आता है कि आप उन पे टॉर्ट केस भी कर सकते हो जो लोग आपको ईजमेंट से रोकें। ठीक है, रिलेशंस विद नेचुरल राइट्स, अब आपने ये बताना है कि जो ईजमेंट है उसका नेचुरल राइट के साथ क्या कनेक्शन है। पहले हमने टॉर्ट के साथ उसको कनेक्ट किया, अब हम इसको नेचुरल राइट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, connected to use property, natural rights are basic rights like air, light and water. Easement helps protect such rights legally। यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी इंसान का पानी पीना, सांस लेना, हवा में लाइट को यूज़ करना या किसी लैंड में पानी आना, लाइट को यूज़ करना, ये सारी चीज़ें इंसान की बेसिक नेचुरल राइट्स हैं। नेचुरल मीन जो कुदरती राइट्स इंसानों को वैसी मिली हैं, यानी कि सांस लेना, हवा में लाइट मिलना, आपकी लैंड को रोशनी धूप की और पानी मिलना, ये सारी चीज़ें कुदरती तौर पे हमें मिली गई हैं। और ईजमेंट की वजह से क्या होता है कि जो राइट्स हैं ये लीगल हो जाते हैं, यानी कि आप कानून की मदद से, यानी कि ईजमेंट से क्या होता है आप लॉ को यूज़ करते हो। ज़ाहिर बात है आप ईजमेंट के लिए अगले बंदे से एग्रीमेंट कराते हो तो लॉ आ जाता है ना, तो उससे क्या होता है कि आप ईजमेंट के थ्रू ये सारे नेचुरल राइट्स को लॉफुली यूज़ करते हो, तो ये भी एक नेचुरल राइट का एक पार्ट बन जाता है। उसके अलावा ईजमेंट सपोर्ट्स नेचुरल यूज़। ईजमेंट्स लाइक राइट्स टू लाइट और वाटर आर बेस्ड ऑन नेचुरल नीड्स गिवन देम लीगल सपोर्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ईजमेंट है वो लाइट को यूज़ करने की सहूलत आसानी से देता है, वाटर को यूज़ करने की सहूलत आसानी से देता है, तो ये अल्टीमेटली एक नेचुरल राइट्स को प्रमोट करता है। तो ये बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, तो इस तरह से भी आप ईजमेंट को नेचुरल राइट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगले पॉइंट लिखा है ईजमेंट लॉ वर्सेस क्रिमिनल लॉ। अब आपने बताना है कि ईजमेंट लॉ है वो जो है क्रिमिनल लॉ से कितना रिलेट करता है और कितना ज़्यादा इससे डिफरेंट है, ये दोनों आपने इन डिफरेंट पॉइंट्स पे बताने हैं। तो सिमिलैरिटीज़ पहले देख लेते हैं। बोथ डील विद रूल्स मेड बाय लॉ, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो ईजमेंट लॉ है और क्रिमिनल लॉ है दोनों लॉज के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, लॉज में जो रूल्स लिखे गए हैं उसी के मुताबिक ये चलते हैं।
बोथ आर रिटन इन बुक्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि ईजमेंट की भी अपनी एक किताब होती है, ईजमेंट का प्रॉपर एक एक्ट बना हुआ है, वैसे ही क्रिमिनल लॉ का भी अपना एक किताब बनी हुई है पीपीसी की, क्रिमिनल लॉ की। तो इसलिए ये भी एक सिमिलरिटीज़ दोनों की देखने को मिलती है। ईजमेंट लॉ इज़ रिटन इन द ईजमेंट एक्ट एंड क्रिमिनल लॉ इज़ रिटन इन द पाकिस्तान पेनल कोड। यहाँ पे कह रहे हैं कि ईजमेंट लॉ जो है ईजमेंट एक्ट में लिखा हुआ हमें मिलेगा, और वैसे ही क्रिमिनल लॉ हमें पाकिस्तान पेनल कोड में यानी कि पीपीसी में मिलेगा। तो इस तरह से आपको सिमिलरिटीज़ दोनों में मिलेगी। अब हम इनकी डिफरेंसेस देख लेते हैं कि इनकी क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ईजमेंट की क्या डिफरेंस है कि इट डील्स विद प्राइवेट राइट्स लाइक लैंड एंड प्रॉपर्टी, लेकिन जो यानी कि जो ईजमेंट है वो प्राइवेट राइट्स को डील करता है, यानी कि पर्सनल राइट लोगों के बीच, जैसे कि लैंड के हो गए या प्रॉपर्टी के। लेकिन जो क्रिमिनल लॉ है वो पब्लिक राइट्स को डील करता है। पब्लिक मीन्स कि ये पब्लिक चीज़ों को डील करता है, जैसे कि थिंग्स दैट अफेक्ट एवरीवन लाइक क्राइम, यानी कि अगर कोई बंदा क्राइम करता है तो ऑब्वियसली वो सारी इंसानियत को अफेक्ट करेगा। तो इसलिए क्रिमिनल लॉ इस तरह से डिफरेंट हो जाता है ईजमेंट से। अगला पॉइंट है केस इज़ बिटवीन टू पीपल लाइक ए वर्सेस बी। यहाँ पे कह रहे हैं कि ईजमेंट जो है दो इंसानों के बीच हो सकता है, यानी कि आप किसी और की लैंड जब यूज़ करते हो तो दूसरा इंसान वो होगा ना, तो ईजमेंट दो इंसानों के बीच हो सकते हैं, दो से ज़्यादा, मैक्सिमम 3-4 ही होंगे ना, इतना ज़्यादा तो नहीं होंगे। 3-4 का मतलब ये है कि अगर 3 लैंड्स हैं, ठीक है, तो इसकी लैंड से रास्ता आ रहा है तो दोनों को फ़ायदा मिलेगा, दोनों ईजमेंट लेंगे, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे 3 पार्टीज़ आ जाएगी, 3 बंदे आ जाएंगे, या 3 नहीं होते तो 2 आ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3। लेकिन क्रिमिनल लॉ में ऐसा नहीं होता। क्रिमिनल लॉ जो है पर्सन एंड स्टेट के बीच होता है, यानी कि जिस इंसान ने जुर्म किया और जो स्टेट है, यानी कि पूरी दुनिया पे इसका इफेक्ट होगा, यानी कि जो क्राइम वो बंदा करेगा उसका इफेक्ट पूरी दुनिया पे होगा। लेकिन ईजमेंट में ऐसा नहीं होता। ईजमेंट में जो भी इफेक्ट होगा आपस में पार्टीज़ के बीच ही असर होगा, यानी कि अगर एक बंदा ईजमेंट तोड़ेगा तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान उस बंदे को होगा जिसने ईजमेंट लिया। लेकिन ऐसा क्राइम में नहीं होता। क्राइम में होता है कि जो बंदा क्राइम करता है उसका इफेक्ट पूरी दुनिया पे और पूरे कंट्री पे होता है। ठीक हो गया। केस स्टार्ट्स बाय फाइलिंग अ सिविल सूट। केस स्टार्ट्स इज एफआईआर और कंप्लेंट इन अ क्रिमिनल कोड। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब केस स्टार्ट होता है लॉ में, यानी कि ईजमेंट केस अगर आप लेके जाते हो ना कोर्ट में तो वो सिविल सूट की शक्ल में आएगा, ठीक है, नॉर्मल सिविल सूट की शक्ल में आएगा। लेकिन जब आप क्रिमिनल केस को लेके जाते हो तो वो एफआईआर की शक्ल में या कंप्लेंट की शक्ल में जाता है क्रिमिनल कोर्ट्स में डायरेक्ट। ठीक है, हो गया। फॉलो सिविल प्रोसीजर रूल 1908 पनिशमेंट इज यूजली मनी और ऑर्डर्स लाइक डोंट डू दिस अगेन, यू कैन सेटल द प्रॉब्लम बिटवीन द टू पार्टीज। और उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि फॉलोज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पनिशमेंट कैन बी जेल इफ़ गिल्टी, यूजुअली यू कैन नॉट सेटल सीरियसनेस। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ईजमेंट एक्ट है ना उसके जितने भी प्रोसीजर्स हैं सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी कि जो सीपीसी है ना, सीपीसी जो है सिविल के लिए यूज़ होता है, तो जो सीपीसी का जो कोड है, सीपीसी का जो लॉ बना हुआ है उसी के साथ ही ये ईजमेंट चलता है। लेकिन जो क्रिमिनल लॉ है वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलता है, यानी कि क्रिमिनल लॉ जितना भी है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से ही उनको सज़ा मिलती है, ठीक है, उनको पनिशमेंट्स मिलती है। और यहाँ पे पनिशमेंट डायरेक्ट जेल होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि अगर क्रिमिनल लॉ में किसी ने कोई सज़ा की है, कोई गलत हरकत की है, चोरी की है या रेप की है, मर्डर की है क्रिमिनल लॉ में, तो उनको डायरेक्ट पनिशमेंट की शक्ल में जेल मिलती है, ठीक है। लेकिन ईजमेंट में ऐसा नहीं होता। ईजमेंट में क्या होता है कि जो बंदा गलत करता है, किसी का नुकसान करता है, तो वो पैसे देता है, कंपनसेशन देता है। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, जो डिस्प्यूट है वो सेटल नहीं होते, यानी कि अगर किसी ने मर्डर किया तो आराम से इनका डिस्प्यूट सेटल नहीं होता, डायरेक्ट जेल हो सकती है, फांसी की सज़ा हो सकती है। लेकिन जो ईजमेंट है उसमें क्या होता है कि अगर दोनों बंदों के बीच में लड़ाई होगी तो उनके जो डिस्प्यूट्स हैं, लड़ाई लगी हुई है, वो सेटल हो सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत करके कोर्ट में जाके सेटल हो सकते हैं। ठीक हो गया। टाइम लिमिट्स अप्लाई इफ़ बोथ पीपल एग्री देयर इज़ नो प्रॉब्लम। नो लिमिट फॉर्म। यहाँ पे कह रहे हैं कि ईजमेंट के लिए टाइम लिमिट अप्लाई होता है, यानी कि आप जिस बंदे के साथ आपने ईजमेंट की थी वो उसका अगर टाइम ख़त्म हो रहा है, उसने जो एग्रीमेंट किया हुआ है उस पर टाइम ख़त्म हो रहा है तो उस पर अप्लाई होगा। लेकिन क्रिमिनल लॉ में ऐसा नहीं होता। नो टाइम लिमिट फ्रॉम लिमिटेशन है, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता। तो ऑब्वियसली किसी बंदे ने किसी भी एज में आके कहीं पे भी किसी भी वक्त आके क्राइम कर दिया है और आप उसको ये कहोगे नहीं इसने आज क्राइम किया तो हम इसको सज़ा नहीं देंगे क्योंकि इसका टाइम ओवर हो गया, ऐसा नहीं होता। क्राइम तो किसी भी वक्त होगा तो उसको सज़ा किसी भी वक्त मिल सकती है, उस पर एक्शन किसी भी वक्त लिया जा सकता है। लेकिन ईजमेंट में ऐसा नहीं होता। ईजमेंट ऑब्वियसली एक सिविल एक्शन है, तो सिविल एक्शन में क्या होता है कि अगर आप किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट बहुत देर से लेके आ रहे हो, उसने हरकत बहुत पहले गलत की थी आपके साथ, तो लिमिटेशन एक्ट इस पर अप्लाई होगा और आपको कहेगा कि भाई 2 साल का टाइम पीरियड था, आपने 2 साल गुजारने के बाद इनके ऊपर केस लेके आ रहे हो तो हम आपके केस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने टाइम लिमिट को क्रॉस कर दिया। तो उस पर ईजमेंट में लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा जिसमें टाइम बाउंडेज होती है, लेकिन क्रिमिनल लॉ में ऐसा नहीं होगा। ठीक हो गया।
नीड कैन समटाइम्स क्रिएट एन ईजमेंट, नीड डजेंट मैटर इन क्राइम। यहाँ पे नीड का मतलब है कि मजबूरी की वजह से आप ईजमेंट बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी मजबूरी की वजह से अगर आपने क्राइम अटैम्प्ट किया तो उसको हम सही चीज़ नहीं समझेंगे। लेकिन यहाँ पे बताया जाएगा अगर किसी मजबूरी की वजह से आपने ईजमेंट यूज़ किया, यानी कि किसी और के लैंड को यूज़ किया रास्ते के लिए, तो वो चीज़ ठीक होती है। लेकिन आपने किसी मजबूरी या नीड को मजबूरी कहते हैं ना, नीड या किसी ज़रूरत, ठीक है। तो अगर आपने किसी नीड की वजह से, मजबूरी की वजह से कोई क्राइम अटैम्प्ट किया, कोई मर्डर कर दिया है, चोरी कर दिया, तो वो चीज़ सही नहीं होगी, आपको सज़ा मिलेगी। ठीक हो गया, ये दोनों का फ़र्क देखने को हमें मिलता है। आखिरी पॉइंट में लिखा है 1% डाइज द केस कैन स्टिल गो ऑन, इफ पर्सन डाइज द क्रिमिनल केस एंड्स। यहाँ पे कहते हैं कि अगर एक बंदा जिसने ईजमेंट लिया है अगर वो मर जाता है तो उसके आगे से जो नस्लें हैं वो उस ईजमेंट को चला सकती हैं, कोर्ट में उसका केस ले जा सकती हैं, कंटिन्यू रख सकती है। लेकिन यहाँ पे क्राइम में ऐसा नहीं होता। क्राइम में ये होता है कि जिस बंदे ने क्राइम किया वो अगर मर जाता है तो उसका केस कंटिन्यू नहीं रहेगा, केस क्लोज हो जाएगा। ये बात यहाँ लिखी है, ये हमें डिफरेंसेस में देखने को मिली है। अब अगली हेडिंग है ईजमेंट लॉ वर्सेस लॉ ऑफ टॉर्ट। अब ईजमेंट लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है, क्या डिफरेंसेस हैं, वो अब देखने को हमें मिलेगा यहाँ पे। ईजमेंट लॉ वर्सेस लॉ ऑफ टॉर्ट्स, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ईजमेंट का टॉर्ट्स के साथ क्या रिलेशन है, क्या सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं, वो सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, पहले हम सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं। बोथ आर पार्ट ऑफ सिविल लॉ। यहाँ पे कह रहे हैं कि ईजमेंट और टॉर्ट दोनों सिविल लॉ का पार्ट हैं, क्रिमिनल लॉ में ये नहीं आते, जैसे हमने पहले देखा था। ठीक है, केसेस इज बिटवीन प्लेंटिव वर्सेस डिफेंडेंट, पर्सन ए वर्सेस पर्सन बी। यहाँ पे कह रहे हैं चाहे आप ईजमेंट लो, चाहे आप टॉर्ट का एक्शन के लिए जाओ कोर्ट में, चाहे ईजमेंट के लिए जाओ, दोनों सिचुएशन पे एक प्लेंटिव होता है और एक डिफेंडेंट। प्लेंटिव और डिफेंडेंट का अगर आपको नहीं पता, प्लेंटिव वो बंदा होता है जो शिकायत लेके जाता है डिफेंडेंट के खिलाफ कोर्ट में। ठीक हो गया, उनको हम प्लेंटिव और डिफेंडेंट कहते हैं। केसेस स्टार्ट इन अ सिविल कोर्ट बाय फाइलिंग अ सूट। यहाँ पे कह रहे हैं कि इन दोनों सिचुएशन पे, चाहे आप ईजमेंट लोगे टॉर्ट के लिए जाओ, दोनों के केसेस सूट की शक्ल में सिविल कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, फॉलो सिविल प्रोसीजर रूल। यहाँ पे कह रहे हैं कि इन दोनों में सीपीसी का कोड का लॉ यूज़ होगा, यानी कि सीपीसी लॉ इनमें यूज़ होता है। सीआरपीसी किस में यूज़ होता है? सीआरपीसी क्रिमिनल लॉज में यूज़ होता है, वैसे ही सीपीसी में टॉर्ट और ईजमेंट आएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों जो हैं सीपीसी के लॉज को फॉलो करते हैं, यानी कि जब भी कोर्ट डिसीजन देगी तो वो सीपीसी लॉज को यूज़ करेगी, लॉयर्स भी सीपीसी लॉ को यूज़ करके आपकी मदद करेंगे। इसलिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ईजमेंट है और टॉर्ट है वो सीपीसी के अकॉर्डिंग चलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बोथ आर अबाउट प्राइवेट प्रॉब्लम्स बिटवीन पीपल, और दोनों में प्राइवेट इंडिविजुअल्स आते हैं। इसमें प्राइवेट पीपल होते हैं, प्राइवेट पीपल हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी हो सकती हैं, प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं। तो ये जितने भी प्राइवेट लोग हैं वो ईजमेंट या टॉर्ट के केस को लेके जाते हैं। ठीक है, द सोल्यूशन इज़ यूजली मनी एंड कंपनसेशन। और इनका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन मीन्स जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में किस लिए जाते हैं? इसलिए जाते हैं ना कि जो उनका नुकसान हुआ है वो हल हो। तो नुकसान किस तरह से भरा जा सकता है? पैसे के थ्रू, मनी के थ्रू भरा जा सकता है, उनका नुकसान ठीक किया जा सकता है। तो जो मनी है वो क्या होगा? कंपनसेशन होगी। तो चाहे ईजमेंट हो कि टॉर्ट हो, दोनों में मनी ही मदद करती है, पैसा ही मदद करता है उस पार्टी की जिसका नुकसान हुआ है, ईजमेंट की शक्ल में या टॉर्ट की शक्ल में। तो जज कैन ऑल्सो गिव एन इंजंक्शन एन ऑर्डर टू स्टॉप डूइंग समथिंग। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जज जो है टॉर्ट के केस में या ईजमेंट के केस में, दोनों में इंजंक्शन को यूज़ कर सकता है। इंजंक्शन का मतलब है इंजंक्शन का एक ऑर्डर पास कर सकता है, ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन कर सकता है कि भाई आप फ़लाँ हरकत ना करें, आप फ़लाँ चीज़ ना करें, या फ़लाँ एक्ट ना करें, या फ़लाँ जगह पे बिल्डिंग ना बनाएं, या फ़लाँ जगह का रास्ता ना रोकें, या फ़लाँ जगह की चीज़ ना यूज़ करें। यानी कि किसी चीज़ से रोकना, कुछ करने से रोकना, कोई एक्शन लेने से रोकना, इन सब चीज़ों को हम इंजंक्शन कहते हैं। तो चाहे टॉर्ट केस हो कि ईजमेंट केस हो, इन दोनों सिचुएशन पे जज साहब जो है आपके ऊपर इंजंक्शन लगा सकते हैं। उसके अलावा लॉज डिसाइड्स हु हैज़ राइट एंड रॉन्ग। और यहाँ पे भी यही होता है कि चाहे आप ईजमेंट केस लेके जा रहे हो या टॉर्ट, दोनों केसेस में जो है डिसाइड किया जाता है कि किसके पास राइट्स हैं और किसके पास ड्यूटी लगती है, यानी कि किसने जो है पैसा देना है और किसको राइट्स मिलेंगे, किसका नुकसान हुआ है, किसने नुकसान किया, वो चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक होगा, अगला पॉइंट लिखा है यू कैन सेटल द प्रॉब्लम इफ़ बोथ साइड्स एग्री। यहाँ भी ये होता है कि प्रॉब्लम्स को सेटल किया जा सकता है। प्रॉब्लम्स को सेटल करना मीन्स कि अगर जिन पार्टीज़ की आपस में लड़ाई लगी है, चाहे ईजमेंट की शक्ल में लगी है कि टॉर्ट की शक्ल में लगी है, दोनों पार्टीज़
अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बाय एग्रीमेंट, यानी कि दोनों पार्टीज कह सकती हैं हाँ ठीक है ईजमेंट अगर टूट गया तो हम किसी और चीज़ पे ईजमेंट बना लेते हैं। टॉर्ट में ये हो सकता है कि अगर फलान ने उसकी नेग्लिजेंस की शक्ल में, टॉर्ट में ऑब्वियसली नेग्लिजेंस के टॉपिक्स वगैरह आते हैं ना, डेफिमेशन एंड नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस अगर अगले बंदे ने किया उसका अगर नुकसान हुआ तो कहते हैं ठीक है तो मुझे इतने पैसे दे दो, हम हमारा मसला हल हो जाता है। वो कहते हैं ठीक है हाँ हम कर लेते हैं। तो दोनों पार्टी जब एग्री हो जाएँ, चाहे टॉर्ट का केस हो कि ईजमेंट का केस हो, तो इस तरह से भी मसला हल हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ईजमेंट और टॉर्ट एक दूसरे से बहुत रिजेंबल करते हैं, ठीक है। तो दोनों में भी पार्टीज इसी तरह एक दूसरे से एग्री कर सकते हैं किसी बात पे, ठीक है। इट डजंट मैटर इफ़ यू मेंट टू डू समथिंग और नॉट, व्हाट मैटर इज़ व्हाट हैपेंड। यहाँ पे ये कह रहे हैं इस पॉइंट पे, इस लाइन पे ये कह रहे हैं इट डज नॉट मैटर इफ़ यू मेंट टू डू समथिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हो ये चीज़ मैटर नहीं करती, लेकिन मैटर ये करता है कि आपकी हरकत करने से अगले का क्या नुकसान हुआ, ये बात मैटर करती है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आप टॉर्ट केस देखो तो टॉर्ट में अगर कोई बंदा एक्शन ले रहा है उस चीज़ को नहीं देखा जाता, बल्कि उसके एक्शन लेने से अगले को क्या नुकसान पहुंचा है वो चीज़ देखी जाती है। वैसे ही सेम ईजमेंट में भी यही होता है कि अगला बंदा जो मर्ज़ी एक्शन ले, लेकिन अगर उसके एक्शन लेने से किसी और बंदे का नुकसान पहुंच रहा है या फिर किसी ऐसे बंदा का नुकसान पहुंच रहा है जिसके साथ आपने ईजमेंट एग्रीमेंट किया है, तो उसके एक्शन लेने से अगर आपको नुकसान पहुँचा है तभी केस जाएगा कोर्ट में। वो केस तब नहीं जाएगा जब आप एक्शन ले रहे हो, केस तब जाएगा जब आप एक्शन ले के दूसरे का नुकसान कर दो जाने अनजाने में, चाहे टॉर्ट की हरकत में हो या ईजमेंट में हो। तब जो है कोर्ट आपको देखेगी, आपको पकड़ेगी कि भाई आपने ऐसी हरकत क्यों की कि अगले का नुकसान आपने कर दिया। नेसेसिटी लाइक नो अदर चॉइस कैन बी मैटर इन बोथ। यहाँ पे कह रहे हैं नेसेसिटी, ज़रूरत, अगर ज़रूरत की वजह से टॉर्ट एक्शन हो रहा है, ईजमेंट हो रहा है, यानी कि अगर आप ईजमेंट यूज़ कर रहे हो ज़रूरत के लिए, तो ऑब्वियसली टॉर्ट में भी ऑब्वियसली आप देखा जाए तो कई सारे एक्शंस ऐसे भी होते हैं टॉर्ट में जिसमें नेसेसिटी आ जाती है। तो आप देखो कि टॉर्ट और ईजमेंट में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़। अगर आपको नहीं पता कि टॉर्ट के कौन से चैप्टर्स में नेसेसिटी का टॉपिक यूज़ हुआ है, तो मैं यहाँ पे ही एक आई का साइन आपको शो होगा, उसमें मैं नेसेसिटी ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, यानी कि टॉर्ट कौन सी जगहों पे ज़रूरत होती है टॉर्ट की, या कौन सी जगह पे टॉर्ट आता है, आप वो देख लें ताकि आपको इजीली समझ आए कि ईजमेंट नेसेसिटी और टॉर्ट नेसेसिटी की क्या क्या रिजेम्बलेंस है। ठीक हो गया, तो वो वहाँ से देख लें, सही है। अब डिफरेंसेस इनकी देख लेते हैं कि टॉर्ट और ईजमेंट एक दूसरे से कितना डिफरेंट है। तो वो भी बहुत ईजी वर्डिंग्स में आपने लिखना है कि जो ईजमेंट है वो ईजमेंट एक्ट में लिखा जाता है, वैसे ही टॉर्ट जो है वो किसी किताब में नहीं लिखा गया, बल्कि ईजमेंट के ऊपर प्रॉपर किताब बनी है, लेकिन टॉर्ट के ऊपर कोई किताब नहीं बनी हुई, तो ये किसी रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं है। अ चाइल्ड कैन नॉट सू और बी सूड। यहाँ पे कह रहे हैं अगर ईजमेंट में कोई बच्चा ईजमेंट अगर करता है तो ईजमेंट ना ही बच्चा उस पर एग्रीमेंट बना सकता है, ना ही वो बच्चा कोर्ट में लेके जाके सू कर सकता है किसी बंदे को। सू का मतलब है किसी बंदे को कोर्ट ले जाना कि उसने उसका नुकसान किया, लेकिन टॉर्ट में ऐसा नहीं होता। टॉर्ट में क्या होता है कि चाइल्ड जो है सू कर सकता है और चाइल्ड को सू किया भी जा सकता है, यानी कि जो बच्चा है वो कोर्ट में किसी बंदे को लेके जा भी सकता है और उस बच्चे के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा टॉर्ट के अंदर। ठीक है, ये फ़र्क हमें देखने को मिलता है। ईजमेंट्स राइट आर कनेक्टेड टू लैंड। यहाँ पे कह रहे हैं कि ईजमेंट के जो राइट्स है ना वो लैंड के साथ जुड़े होते हैं। जैसे मैंने इस पूरी वीडियो में बताया कि लैंड का फ़ायदा पहुँचता है ईजमेंट को, तो इसलिए ईजमेंट के राइट ज़्यादा लैंड को मिलते हैं, इसका कनेक्शन ही लैंड के साथ है। लेकिन टॉर्ट में ऐसा नहीं होता। टॉर्ट राइट्स आर पर्सनल, यानी कि जो टॉर्ट के जो राइट्स हैं वो किसी इंसान के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो आप किसी लैंड के लिए यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर लैंड का फ़ायदा देखना चाहते हो, लैंड की आसानी मांगना चाहते हो, तो आपको ईजमेंट राइट यूज़ करना है। लेकिन अगर अपनी आसानी के लिए कोई चीज़ किसी लॉ को यूज़ करना चाहते हो तो टॉर्ट को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि टॉर्ट जो है पर्सनल राइट्स को यूज़ करता है, पर्सनल इंसान को, जिसमें बॉडी, प्रॉपर्टी और रेपुटेशन आ जाती है। यानी कि किसी बंदे की प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है तभी आप टॉर्ट यूज़ करते हो। किसी बंदे की बॉडी या कोई आपको तंग कर रहा है, कोई आपको अजल्ट कर रहा है, आपके साथ बिट्रे कर रहा है, तभी आप टॉर्ट यूज़ करते हो। अजल्ट और बिट्रे अगर नहीं पता तो यहाँ पे मैं एक और आई का साइन लगा देती हूँ, आप देख लो, उसमें मैंने अजल्ट और बिट्रे को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, वो टॉर्ट का एक टॉपिक है। रेपुटेशन का जो टॉपिक है वो आपको डिफेमेशन के अंदर मिलेगा, वो भी आप देख लें। यानी कि टॉर्ट जो है किसी इंसान की रेपुटेशन, किसी इंसान की पर्सनल बॉडी, इंसान की पर्सनल प्रॉपर्टी और चीज़ों को ऊपर बनी हुई है। वैसे ही ईजमेंट जो है इंसान की लैंड को फ़ायदा देती है, यानी कि जो भी ईजमेंट से चीज़ें आप हासिल करते हैं वो ज़्यादा फ़ायदा इंसान को नहीं बल्कि लैंड को देता है। ठीक हो गया, ये चीज़ें याद रख के ही आप पेपर लिखेंगे तो आपको आसानी मिलेगी। ठीक है, कि ये लैंड के लिए हो तो ये इंसानों के लिए टॉर्ट। ठीक हो गया, अगले पे लिखे इफ़ यू यूज़ लैंड फॉर 20 ईयर्स यू मे गेट ईजमेंट राइट ओवर
टाइम टॉर्ट क्लेम्स गो अवे इफ़ नॉट फाइल्ड आफ्टर सर्टेन टाइम लिमिट। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर 20 साल बाद भी आप आते हो कोर्ट में और कहते हो कि भाई 20 साल से या 20 साल से ऊपर मैं जो है इस लैंड को यूज़ कर रहा हूँ, तो कोर्ट कहेगी ठीक है 20 साल तक आपने लैंड को यूज़ किया, 20 साल बाद भी आके क्लेम करते हो ना कोर्ट से कि मुझे ईजमेंट राइट चाहिए, तो कोर्ट आपको लाजमी देगा, कहेगा कि 20 साल तक आपने यूज़ किया है, इसी वजह से हम आपको ईजमेंट राइट दे देंगे। लेकिन टॉर्ट में ऐसा नहीं होता। टॉर्ट में ये होता है कि एक टाइम फिक्स्ड होता है कि अगर आपको किसी बंदे ने तंग किया है, कुछ आपके साथ गलत किया है, तो उसके बाद एक टाइम फिक्स होता है 6 मंथ्स का, 2 महीने का, 1 साल का। उसी टाइम के अंदर आपके लिए कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ शिकायत करनी है। अगर आपने नहीं की तो आपको कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी, टॉर्ट में ये बात बताएगी, ठीक है। ईजमेंट गिव्स राइट्स अगेंस्ट द लैंड ओनर्स, टॉर्ट डज नॉट ऑलवेज इन्वॉल्व लैंड। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ईजमेंट है वो जो राइट्स हैं वो लैंड ओनर को देती है, ठीक है, यानी कि जिस बंदे की प्रॉपर्टी है उन लोगों को राइट मिलता है ईजमेंट यूज़ करने के लिए। लेकिन टॉर्ट में ऐसा नहीं होता। टॉर्ट में हर दफ़ा लैंड की इन्वॉल्वमेंट नहीं आती, ज़्यादातर इंसानों की ही इन्वॉल्वमेंट आती है। ये बातें यहाँ लिखी गई हैं, यानी कि यहाँ पे टॉर्ट में ये बताया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्ट्स में राइट ज़्यादा इंसानों को मिलते हैं, लैंड के इतना पार्टिसिपेशन नहीं होती। लेकिन जो ईजमेंट है वो ज़्यादा राइट्स लैंड ओनर को देते हैं, यानी कि जो लैंड ओनर है उनको ज़्यादा फ़ायदा ईजमेंट यूज़ करने का मिलता है। यानी कि अगर वो ईजमेंट एग्रीमेंट करते तो उनको लैंड को बहुत फ़ायदे मिलेंगे डिफरेंट। लेकिन टॉर्ट को वो यूज़ करेंगे लैंड के लिए तो बिल्कुल उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके लैंड को ज़्यादा सपोर्ट टॉर्ट नहीं करेगा बल्कि उस इंसान को ज़्यादा सपोर्ट करेगा टॉर्ट, ठीक है, क्योंकि ये लॉ डिफरेंट है ईजमेंट से। ईजमेंट जो लॉज हैं वो बने ही लैंड्स के लिए हैं, ठीक है, वैसे ही टॉर्ट जो है वो बना ही इंसानों के लिए, ना ही लैंड के लिए। लैंड की भी कुछ लॉज इसमें हैं बट ज़्यादा इसमें लॉज आपको इंसानों के ऊपर मिलेंगे, ठीक है। Easement limits what another land can do। यहाँ पे लिखा टॉर्ट डज नॉट लिमिट लाइक दैट। यहाँ पे कह रहे हैं कि ईजमेंट लिमिट्स व्हाट अनदर लैंड ओनर कैन डू। यहाँ पे कह रहे हैं कि ईजमेंट जो है एक तरह की लिमिट लगा देते हैं कि आप अगली बंदे की लैंड को किस हद तक यूज़ कर सकते हैं, कितना यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ईजमेंट में मिलती है, लेकिन टॉर्ट में ऐसा नहीं होता। टॉर्ट में लिमिटेशंस इस तरह की नहीं है, ठीक है। इसमें टाइम लिमिटेशन केसेस की होती है। केसेस का मतलब ये है कि अगर आप अपना केस लेट कोर्ट में ला रहे हो किसी के खिलाफ तब टाइम लिमिट लगती है। लेकिन अगर आप किसी और पर्पज़ के लिए अगर लाइक टॉर्ट को यूज़ कर रहे हो तो फिर तो लिमिटेशन नहीं लगती ना। लिमिटेशन मीन्स कि आप किस हद तक टॉर्ट को यूज़ कर रहे हो, किस हद तक आपने टॉर्ट एक्शन लिया है, तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन ईजमेंट में लिमिटेशन लगती है कि आपने अगले बंदे की लैंड को कितना यूज़ किया है, किस हद तक यूज़ कर सकते हैं, तो उस पर लिमिटेशन लगती है, ठीक हो गया। Deals only with land issues, deals with many things like injuries, लाइज और डैमेज प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ईजमेंट राइट है वो सिर्फ लैंड के मसलों को डील करता है, वैसे ही जो टॉर्ट है वो ज़्यादातर इंसान के ऊपर जो इंजरी लगती है, यानी कि किसी और इंसान से उसको चोट लगी है, कोई चोट पहुंची है, मुक्का मारा है, किसी ने उसको थप्पड़ मारा है, चोट लगी है, उसको डील करता है। कोई इंसान आपसे झूठ बोलता है, ऐसे मैटर्स पे टॉर्ट आ जाता है। कोई इंसान आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज करता है या आपकी रेपुटेशन डैमेज करता है, तो ऐसी सिचुएशन पे टॉर्ट जो है आपकी हेल्प आउट करता है, ठीक है। अब हम ईजमेंट को कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंपेयर करेंगे और उनको एक दूसरे के साथ डिफरेंशिएट भी करेंगे, ठीक है। अब हम कॉन्ट्रैक्ट और ईजमेंट पढ़ने लगे हैं। देखते हैं अब इनकी सिमिलैरिटीज़। बोथ आर पार्ट ऑफ सिविल लॉ एज यूजुअल। इसमें सारी वही पॉइंट्स आएंगे जो हमने टॉर्ट और ईजमेंट के लिए डाले थे, तो यहाँ पे भी यही डाला गया मैंने कि यहाँ पे मैंने बताया कि जो ईजमेंट है और जो कॉन्ट्रैक्ट है दोनों जो है सिविल लॉज हैं। बोथ आर अबाउट प्राइवेट इश्यूज बिटवीन पीपल। इस दोनों में कॉन्ट्रैक्ट में और ईजमेंट दोनों जो है प्राइवेट इंसानों के बीच होते हैं, ठीक है। ज़ाहिर ही बात है जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी तो यही होता है ना, दो इंसान होते हैं इसमें, ठीक है। दोनों इंसान कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं या कोई कंपनी भी हो सकती है, लेकिन होता ये लोग प्राइवेट है, ठीक है। तो ये प्राइवेट लोगों के बीच होता है, जैसे ईजमेंट में था पहले, जैसे मैंने टॉर्ट एंड ईजमेंट का बताया वैसे सेम इसमें अप्लाई होता है। बोथ आर रिटन इन लॉज। जैसे कि पहले टॉर्ट में एक फ़र्क था कि टॉर्ट रिटन लॉ नहीं था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एक रिटन लॉ में मौजूद है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक लिखी हुई प्रॉपर रिटन लॉ मौजूद है, वैसे ही ईजमेंट का भी एक लिखा हुआ लॉ मौजूद है। तो दोनों जो लॉज है ना वो रिटन फॉर्म में मौजूद है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि दोनों जो लॉज है वो कोडिफाइड है, रिटन फॉर्म में मौजूद है। इन बोथ द केसेज इज प्लेंटिव और डिफेंडेंट। यहाँ पे भी वही बात बताई जा रही है कि जो प्लेंटिव और डिफेंडेंट इसमें भी मौजूद होंगे, यानी कि जिस बंदे का नुकसान हुआ प्लेंटिव वो भी इसमें होगा, डिफेंडेंट भी होगा जिसने नुकसान किया। चाहे कॉन्ट्रैक्ट का केस हो, ईजमेंट का केस हो, दोनों के केस में प्लेंटिव और डिफेंडेंट का नेम आता है। द केस स्टार्ट्स बाय फाइलिंग अ सूट, सिविल केस। यहाँ पे भी इसी तरह है कि अगर आपको केस स्टार्ट करना है तो आपको एक सिविल सूट बनाना पड़ेगा सिविल कोर्ट के अंदर, ठीक हो गया। फॉलोज द सिविल प्रोसीजर। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है और जो ईजमेंट है दोनों जो है सीपीसी के कोड को यूज़ करते हैं। सीपीसी को फुल फॉर्म होता है सिविल प्रोसीजर कोड, यानी कि जजेस जब भी डिसीजन देंगे तो वो सिविल प्रोसीजर कोड और लॉयर्स भी सिविल प्रोसीजर कोड को यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये है ही सिविल राइट।
सिविल केसेस तभी इस पर सिविल प्रोसीजर कोड आएगा। द रिजल्ट इज़ यूजली मनी कंपनसेशन इफ समवन इज़ रॉन्ग। यहाँ पे कहने का किसी बंदे का नुकसान होगा तो उनको कंपनसेशन पैसे की शक्ल में मिलेगी, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहे हो चाहे ईजमेंट के लिए जा रहे हो, तो दोनों में आपको मनी कंपनसेशन मिलती है। इंजंक्शन कैन ऑल्सो भी गिवन बाय कोर्ट टू स्टॉप समवन। यहाँ पे भी वैसे ही इंजंक्शन लगेगी जैसे आपने ऊपर टॉर्ट एंड ईजमेंट के लिए पढ़ा था कि दोनों पे इंजंक्शन लग सकती है, यानी कि कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट को रोकना हो तो कोर्ट कह सकता है इस पर इंजंक्शन लगाई जा रही है कि कॉन्ट्रैक्ट पर आप अमल ना करें, या ईजमेंट की शक्ल में भी इन पर रोक टोक डाली जा सकती है। ठीक हो गया, इसको इंजंक्शन कहते हैं। इंजंक्शन का मतलब है किसी को रोकना। यू कैन सेटल द केस इफ़ बोथ साइड्स एग्री। यहाँ पे भी वैसे ही होता है कि अगर दोनों पार्टीज खुद ही सेटल करना चाहती हैं प्रॉपर्ली घर बैठ के तो भी वो कर सकते हैं एडीआर की हेल्प लेके। ठीक है, मैंने पिछले वाले पॉइंट के साथ एडीआर मेंशन नहीं किया, इसमें कर दी है। यानी कि एडीआर एक ऐसा सिस्टम है जो आपने पढ़ा हुआ है आप सबने, जिसमें आप कोर्ट जाए बगैर भी घर में ही अपने डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं, और अगर आपसे नहीं हो रहा सेटल तो आप किसी आर्बिट्रेटर की मदद से भी घर बैठे ही हेल्प ले सकते हैं। ठीक होगा, अगर घर पे हो गया सेटल तो आपको ज़रूरत नहीं है कोर्ट आए। लेकिन क्रिमिनल केसेस में ऐसा नहीं होता, क्रिमिनल केसेस में आपको कोर्ट आना ही पड़ता है। लेकिन सिविल डिस्प्यूट्स में जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टॉर्ट हो गया, ईजमेंट हो गया, इन सब में आपके डिस्प्यूट कोर्ट के बगैर भी सेटल हो सकते हैं, बाहर एडीआर के थ्रू या कोर्ट के अंदर जाके भी हो सकते हैं। इन बोथ माइनर चाइल्ड कैन नॉट सू और बी सूड। यहाँ पे कह रहे हैं कि ईजमेंट के अंदर भी और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी, दोनों के अंदर आप माइनर को सू नहीं कर सकते, यानी कि किसी बच्चे को, किसी चाइल्ड को या किसी मेंटली डिसेबल्ड पर्सन को सू नहीं कर सकते। सू मीन्स उसको कोर्ट नहीं लेके जा सकते, ना उसके खिलाफ कोर्ट में बात कर सकते हो। ठीक है, और ये सिर्फ ईजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में होगा, टॉर्ट में ऐसा नहीं होता। टॉर्ट में आप माइनर को सू कर सकते हो। ठीक है, whether you meant it or not doesn't always matter। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो लास्ट लाइन इसमें लिखा है कि आपने जो एक्ट किया था, ये लास्ट लाइन मैंने गलत लिखी है, इसको आप छोड़ दें। ये लास्ट लाइन मैंने गलत लिख दी है, इसको आप ना देखें, बाकी जितना लिखा है वो इनफ है और इजी है, वो आप इंक्लूड करें। अब हम इनके डिफरेंसेस देख रहे हैं, डिफरेंसेस में क्या लिखा हुआ है। डिफरेंसेस में पहला है ईजमेंट अबाउट लैंड यूज राइट्स कनेक्टेड टू लैंड, अबाउट प्रोमिसेस और एग्रीमेंट बिटवीन पीपल। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ईजमेंट राइट है वो लैंड्स की बीच होता है, वो लैंड के राइट्स से रिलेटेड बातें करता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रोमिसेस को डील करता है, और एग्रीमेंट्स को कि जो दो बंदों के बीच जो प्रोमिसेस होता है उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हेल्प आउट करता है। राइट्स आर एडेड डिसाइडेड बाय द ईजमेंट एक्ट, राइट्स आर डिसाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ईजमेंट के जो राइट्स हैं वो ईजमेंट एक्ट डिफाइन करता है, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट के जो राइट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्ट है ना वो बता देता है कि भाई अगर फलां बंदे ने एग्रीमेंट किया उसको से अमल करना है, फलां ने किया दूसरा सिस्टम। ठीक है, तो ये बातें यहाँ लिखी गई हैं। नो नीड फॉर कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी अ करंट। यहाँ पे कहते हैं ईजमेंट करने के लिए ज़रूरी नहीं है को एग्रीमेंट करना पड़े, बाज़ वैसे भी आप किसी से बातचीत करके ईजमेंट ले सकते हो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट में आपको हर हाल में एग्रीमेंट करना ही पड़ता है अगले बंदे के साथ। अगर आपने कोई पैसों का लेन देन करना है, कोई प्रॉमिस अगर निभाना है, प्रॉमिस का मतलब है कि आप अगले से कहते हो कि ठीक है मैं तुम्हें गाड़ी बेचता हूँ, अपनी कार बेचता हूँ, तुम मुझे पैसे दोगे। और जो बंदा पैसे देगा और जो गाड़ी बेचेगा दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे हैं, तो वो जो प्रॉमिस है वो कॉन्ट्रैक्ट में ऐड होगा। जो भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा, अगर एक ने पैसे नहीं दिए, दूसरी बंदे ने गाड़ी नहीं बेची, किसी एक ने इनमें से गलत कर दी हरकत, तो आप उसको कोर्ट लेके जा सकते हो और अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकते हो। लेकिन ईजमेंट में ऐसा नहीं होता। ईजमेंट ऑब्वियसली इतना बड़ा कोई बड़े एग्रीमेंट तो नहीं होते ना। कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्वियसली पैसे का लेन देन है, गाड़ियाँ एक्सचेंज हो रही है, घर एक्सचेंज हो रही है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी और पैसा एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एग्रीमेंट करना लाजमी है। लेकिन ईजमेंट में ऐसा नहीं होता। ईजमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करते हो, सिर्फ एक रास्ता ही मांगते हो ना अगले से थोड़ा सा, उसमें कौन से पैसे लग रहे हैं, कौन सा आपको कोई नुकसान इतना हो रहा है, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि आप बेशक एग्रीमेंट नहीं भी करते तो भी ईजमेंट हो जाती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ नॉट यूज फॉर 3 years कॉन्ट्रैक्ट राइट में एंड। यहाँ पे कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट जो है 3 साल से ऊपर अगर गुजर गया और आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कह रहे हैं कि 20 साल तक भी अगर आपने केस नहीं लेके गए तब भी आपका 20 साल बाद आप कोर्ट जाते हो तो आपको कहते हैं कि ठीक है आपने 20 साल गुजार लिए और आपको ईजमेंट राइट अभी भी मिल जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने 3 साल गुजार दिए और 3 साल बाद आप आ रहे हो कि भाई मैंने उस बंदे ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया और आप 3 साल बाद आ रहे हो, तो कोर्ट कहेगा भाई आप 3 साल तक सोए क्यों थे, 3 साल के अंदर अंदर आ जाते, 3 साल हमने टाइम लिमिट रखा था, टाइम लिमिटेशन आपने क्रॉस कर दिया, अब हम कोई मदद नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है, लेकिन ईजमेंट में ऐसा नहीं होता। ईजमेंट में आप 20 साल बाद भी आते हो ईजमेंट राइट लेने के लिए तो आपको राइट मिल जाएगा और आपने बस प्रूफ करना है कोर्ट में कि भाई मैं इस लैंड को 20 साल से यूज़ कर रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है,
ईजमेंट लिमिट्स व्हाट अनदर लैंड ओनर कैन डू। यहाँ पे कहते हैं कि ईजमेंट में एक लिमिट लग जाती है कि भाई जिस बंदे को राइट मिला है लैंड यूज़ करने का, उसके ऊपर लिमिट्स लगती हैं कि आप उस लैंड को किस हद तक यूज़ करते हो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट यूजुअली लिमिट समझ लैंड। यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किसी को भी लिमिट नहीं करता किसी की लैंड को यूज़ करने के लिए, लेकिन ईजमेंट में ऐसा होता है। कंक्लूजन्स देख लेते हैं। An easement is a special right that lets a person use another person's land to make their own land more useful। यहाँ पे कहते हैं easement इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हम किसी और बंदे के लैंड को यूज़ करके फ़ायदा उठा सकें अपने लैंड के लिए, ठीक है, ताकि हमारी लैंड का कोई फ़ायदा हो अगली लैंड को यूज़ करने का। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय लॉ बट कम्स विद सर्टेन रूल। यहाँ पे कह रहे हैं कि लॉ ने ईजमेंट को प्रोटेक्ट किया हुआ है, लेकिन ईजमेंट को यूज़ करने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। द डोमिनेंट लैंड गेट्स द बेनिफिट एंड द सर्वेल लैंड इज द वन बीइंग यूज। यहाँ पे हमने डोमिनेंट एंड सर्वेल लैंड के बारे में बता देने कि भाई डोमिनेंट वो बंदा है जो लैंड यूज़ करता है अगले की, और सर्वेंट वो बंदा है जो लैंड दे रहा होता है यूज़ करवाने के लिए, ठीक हो गया। तो जितना भी आपने वो पढ़ा है उसको शॉर्ट करके आपने कंक्लूजन में लिख देना। इतना ही था ईजमेंट का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम दूसरे टॉपिक्स को समझ लेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।